हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डाउट नट लर्न एंड फन ह्यूमैनिटीज। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे? तो आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर को शुरू करेंगे और खत्म भी आज के ही लेक्चर में करेंगे, यानी कि काइंड ऑफ वन शॉट होने वाला है। चैप्टर का नाम क्या है? तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, चैप्टर का नाम है द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये। मैं बोलूंगा ये पूरा जो चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा काइंड ऑफ प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। यानी कि पूरा जो चैप्टर है ना, यहाँ पे लाइक विजुअलाइजेशन का खेल है। जितना अच्छे से आप विजुअलाइज करोगे उतनी आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो वही होता है ना, बचपन में आप एक पोएम पढ़ा करते थे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल लिटिल स्टार। तो बेसिकली उसमें स्टार्स की बात कही गई है, स्टार्स कैसे शाइन करते हैं। तो कभी ना कभी तो दिमाग में आया होगा ना कि ये जो पूरा अर्थ है कैसे बना होगा, पृथ्वी कैसे बनी हमारी, ये पूरा यूनिवर्स कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना। तो इन सब का आंसर जो है ना, इस चैप्टर में जो है आपको मिलने वाला है ना। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इतनी गारंटी देता हूँ, इस चैप्टर को खत्म होने के बाद आपको एक एक चीज जो है इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाएगी। बस थोड़ा सा क्या करना है, आपको चीजों को विजुअलाइज करना है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, मैं खुद करवाऊंगा आपको बस करना है, बस आपको शांति से पढ़ना है ना। जो भी किताबें वगैरह है साइड से रख दो, बस आपको सुनना है, ठीक है। चलिए, तो भाई इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर के नाम से लग रहा है ना, द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। यानी कि जो अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, चेंज कैसे हुआ है अर्थ टाइम के साथ साथ, और अर्थ ओरिजिन कैसे हुआ, आया कैसे, है ना। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली अर्थ के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा हम इस पूरे यूनिवर्स, सोलार सिस्टम, इन सब के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है आपके लिए। तो आपको पता होगा जैसे कि हमारे जो बिलीवर्स बैच है, स्पेशली ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, आर्ट्स के जो बच्चे हैं, उनके लिए लॉन्च हो चुका है। और इसमें जो लाइक प्रिपरेशन करवाई जाएगी, तो आपकी आगे की भी जो प्रिपरेशन होती है ना कॉलेज के लिए, जो सीयूईटी एग्जाम होते हैं, उस लेवल की हम जो है आपकी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, है ना। इसकी अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो आपको सीयूईटी लेवल तक की प्रिपरेशन करवाई जाएगी आपको, और आपको सुपर 5 मिनट क्वेश्चंस की पीडीएफ दी जाएगी आपको। लाइव सेशन होंगे, जूम सेमिनार्स होंगे, जिसमें आपको प्रॉपर जो है गाइड किया जाएगा आपसे करियर से रिलेटेड, या फिर आपको जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ भी है, वो आपको जूम सेमिनार में जो टाइम टू टाइम होते रहते हैं, हर वीक होते हैं, है ना। हर अलग अलग टीचर आएगा और आप उससे जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और हर हफ्ते लाइव सेशन भी होता है जिसमें आप लाइव जो है डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा इसकी और फीचर्स की हम बात करें तो आपको डिटेल में लेक्चर मिलेंगे, प्रॉपर लेक्चर, है ना। और आपको टीचर्स जिस स्लाइड पर पढ़ाते हैं वो स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। वन शॉट लेक्चर मिलेंगे आपको पता होगा भाई, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में वन शॉट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको यहाँ पे होमवर्क भी दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा भाई आपको चैप्टर टेस्ट भी मिलेंगे, हर चैप्टर के बाद आपका टेस्ट भी हुआ करेगा, जिससे कि आपने आपको जज कर पाओ थोड़ा सा कि भाई कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप। चैप्टर नोट्स भी मिलेंगे और आपको होमवर्क, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ये सारी चीजें जो है आपको मिलने वाली हैं। अब मैं थोड़ी सी प्राइसिंग की बात करता हूं इसकी। तो प्राइसिंग है इस कोर्स की 399। आपको 799 जो है पे नहीं करने हैं, मतलब पूरे साल की फीस जो है आपकी 399 है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो बिलीवर्स कूपन कोड है इसको अप्लाई करना है। कब तक वैलिड है ये? तो ये 31 मई तक जो है वैलिड है ना। और मैं नंबर की बात करूं बेसिकली, है ना, जैसे आपको कोई भी डाउट है तो किसी नंबर पर आप पूछ सकते हो, या फिर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो बहुत ज्यादा, तो आप इन नंबर से जो है इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हो। या फिर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी वगैरह है, तो इनसे जो है आप इस पर कॉल कर सकते हो 012471585254 पे, या फिर इस पे जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। हमारी टीम जो है आपको कॉल करेगी या फिर आपको हेल्प करेगी, ठीक है, इस कोर्स को परचेज करने में या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है उसका आंसर करने में। तो ये थी भाई अनाउंसमेंट। तो प्लीज इस कोर्स को अवेल करो, क्योंकि स्पेशली ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए कोर्स बनाया गया है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज का कंटेंट बहुत कम है। तो हमने आपको देखते हुए, आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, कई सारे बच्चों के मैसेजेस वगैरह आते थे मेरे पास कि सर ह्यूमैनिटीज का कोई कोर्स नहीं है। तो फाइनली हमने ह्यूमैनिटीज का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है ना। चलिए, तो भाई आगे बात कर लेते हैं। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप जो है कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए, अब बात कर लेते हैं अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। अच्छा, अब जब मैं ऑरिजिन की बात करता हूं अर्थ की, तो यहां पे कई सारी थ्योरीज है ना। तो काफी टाइम पहले जो थ्योरीज दी गई थी उन्हें हम क्या बोल देते हैं? अर्ली थ्योरीज बोल देते हैं, जो कि किसके पीछे थी भाई? ऑरिजिन ऑफ अर्थ के। यानी कि पहले जो साइंटिस्ट थे या बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, वो पीछे पड़े हुए थे अर्थ के, कि भाई अर्थ का ऑरिजिनेशन कैसे हुआ, कैसे अर्थ ऑरिजिनेट हुआ भाई, है ना। तो यहां पे सबसे पहले जो बेसिकली बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? तो ये नेबुलर हाइपोथेसिस, है ना। इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? इस थ्योरी को हम बोलते हैं बेसिकली, पेन चेंज करता हूं, रुको जरा, ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस। ये जो थ्योरी है बेसिकली सबसे पहले किसने दी थी? तो ये जो थ्योरी है, ये सबसे पहले जर्मन के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे और बड़े मैथमेटिशियन भी थे। इनका नाम था इमैनुअल कैंट। इमैनुअल कैंट ने बेसिकली ये थ्योरी दी थी किसके बारे में? ऑरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, है ना। तो बड़े बड़े फिलोसोफर आए, तो इन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी हैं। तो इन्हें क्या बोल देते हैं हम? इन्हें ही हम अर्ली थ्योरीज बोल देते हैं, पुरानी जो थ्योरीज थी। ऑल्दो ये जो थ्योरीज हैं, इन्हें लाइक कोई आज के टाइम पे कोई मानता नहीं है, बट होता है ना कि एक बेस क्रिएट हो जाता है कि भाई हाँ, यहां से ये चीज जो है शुरू हो गई है, अब इसमें जो है इंप्रूवमेंट आते रहेंगे। जैसे कोई ऐप होता है ना, ऐप, अब ऐप बन गया, जैसे मान के चलो ये इंस्टाग्राम था, फेसबुक था, जब ये स्टार्टिंग में बना होगा तो बहुत अलग होगा,
है ना, टाइम टू टाइम इसमें क्या आते गए, है ना, अपडेट आते गए, तो ये कोई चीज ठीक नहीं है, ये ठीक हो गई। तो बेसिकली क्या था, यहां से एक बेस क्रिएट हो गया था। इमैनुअल कैंट जी जो थे ना, इन्होंने एक बेस क्रिएट कर दिया था, लोगों के मन में क्वेश्चन डाल दिया था कि बेसिकली अर्थ का ऑरिजिनेशन हुआ कैसे, है ना। तो इनकी जो है बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है इनकी, है ना। अब क्या हुआ भाई, अब बाद में जो एक मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े उस टाइम के, जिनका नाम था लैपलेस, है ना, लैपलेस नाम था, इन्होंने इनकी थ्योरी को रिवाइज किया और 1796 में ये भी एक नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी लेके आते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूज मत होना कि भाई नेबुलर हाइपोथेसिस को किसने बेसिकली सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। तो यहाँ पे इमैनुअल कैंट भी थे और बाद में इसी को रिवाइज करके, इसी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके जो है 1796 में यहाँ पे जो लैपलेस है, इन्होंने इस थ्योरी को रिवाइज किया था, है ना। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द planet were formed out of cloud of material associated with a youthful sun which was slowly rotating। अब यहां पे इन्होंने क्या थ्योरी दी कि बेसिकली इनकी एक थ्योरी थी, काइंड ऑफ हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस का अगर आपको मतलब ना पता हो तो काइंड ऑफ एक थ्योरी होती है जो कि किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हो सकती है। अब जरूरी नहीं है वो थ्योरी सही हो, जैसे मैंने कोई भी थ्योरी दी, मैंने प्रॉपर लॉजिक्स दिए, तो आप बोल सकते हो मेरी ये हाइपोथेसिस है। अब भाई जिस टाइम अर्थ ओरिजिनेट हुआ होगा, है ना, उस टाइम कोई होगा थोड़ी ना, हम बस एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो उस थ्योरी को हम क्या बोल देते हैं, हाइपोथेसिस बोल देते हैं। तो इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी इसमें, इन्होंने बोला कि एक जो प्लैनेट है ना बेसिकली कैसे फॉर्म हुआ है। तो पहले एक बहुत बड़ा क्या था, क्लाउड था, है ना, जिसे हमने क्या बोला, जिसे हमने नेबुला बोला। नेबुला मतलब एक क्लाउड, है ना। उसके अंदर क्या था, एक यूथफुल सन था। हमने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे सन को यूथफुल बोला है, यानी कि उस टाइम काफी सन क्या होगा, नया होगा, बिल्कुल न्यू होगा, है ना। तो एक क्लाउड था बहुत बड़ा, उसके अंदर एक सन था। और बाद में क्या होता है, जब वो सन रोटेट करता है ना, और वहां पे जो जितने भी क्लाउड्स में जो भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं आपस में रोटेट करने लगते हैं और ग्रेविटी से एक दूसरे को खींचते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे जो है हमारे प्लैनेट्स जो है या फिर हमारा जो अर्थ है वो ऑरिजिनेट हो जाता है। इन्होंने ये थ्योरी दी। तो आप ध्यान से पढ़ोगे ना इसको, हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन। तो मतलब जो यूथफुल सन था, एक क्लाउड था, उसके अंदर क्या था, एक सन था। और भाई ये जो मटेरियल था इन क्लाउड में, ज्यादा जो भी अलग अलग गैसेस थी, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह, ये जो मटेरियल था, इन मटेरियल से ही क्या बना है, प्लैनेट फॉर्म हुआ है। तो इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी अपनी। इन्होंने सिर्फ सन को ही एक बहुत बड़ा रोल मारा, सन से ही जो है दूसरे प्लैनेट्स क्रिएट हुए हैं। अगर मैं बोलूं तो एक नेबुला है, बहुत बड़ा क्लाउड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके अंदर सन है, और उस सन से जो है अदर जो प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म हुए हैं, उस सन से और जो उस क्लाउड में मटेरियल था उससे। तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब क्या हुआ बाद में 1900 में क्या हुआ, इसमें फिर कुछ चेंजेस आए। कैम्ब्लियन और मोल्टन ने यहां पे अलग थ्योरी दी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला वॉन्डरिंग स्टार अप्रोच द सन एज अ रिजल्ट अ सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि यहां पे हमारी स्टोरी में क्या था, अगर मैं बात करूं नेबुला हाइपोथेसिस की, तो इसमें एक ही हमारी स्टोरी में क्या था, सन था सिर्फ, और कोई नहीं था। एक क्लाउड है, एक सन है, सिर्फ एक था, सन था, एक एलिमेंट था, सन था। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला क्या था, इन्होंने ये बोला कि भाई एक सन था बेसिकली, है ना, और सन के पास से एक वांडिंग स्टार निकलता है, यानी कि सन हमारे चिल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से क्या होता है, सन के पास से एक वांडिंग स्टार निकलता है, घूमता हुआ स्टार जाता है। और जब वो घूमता हुआ स्टार जाता है तो क्या करता है, वो अपनी ग्रेविटी से सन के कुछ मटेरियल को खींच लेता है। और जब मटेरियल खींच लेता है तो ये वांडिंग स्टार तो चला जाता है, लेकिन जो मटेरियल है ना, ये सन के तरफ, सन के अराउंड क्या करने लगता है, चक्कर लगाने लगता है, सन का रिवॉल्यूशन करने लगता है, रिवॉल्व करने लगता है सन के अराउंड। ये जो मटेरियल खींच कर आया था, समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दूसरी जो थ्योरी है जो किसने दी है, जो कैम्ब्लिन और मोल्टन ने दी है, इनकी थ्योरी में क्या था कि बेसिकली सन चिल कर रहा था और पास से क्या होता है, एक वॉन्डरिंग स्टार जाता है, यानी कि घूमता हुआ स्टार जाता है, जो क्या करता है, अपनी ग्रेविटी से जो है सन के कुछ मटेरियल को खींच लेता है। अब वो स्टार तो चला गया, लेकिन जो ये मटेरियल होता है ना, वो सन के आसपास क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। क्यों, तो इसका भी रीजन है, क्योंकि भाई सन की खुद की भी तो ग्रेविटी है ना, तो वो इस मटेरियल को जो है कहीं और नहीं आने देती, वो आसपास रिवॉल्व करने लगता है। अब क्या होता है भाई, जब ये मटेरियल आसपास रिवॉल्व करने लगता है तो इसी से बाद में क्या होता है, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये किसने दिया भाई, तो ये भाई दिया है मोल्टन और कैम्ब्लिन ने, ठीक है, कैम्ब्लिन मोल्टन ने ये थ्योरी दी है। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। अच्छा, एज द पासिंग स्टार मूव्ड अवे, ये वही लिखा है, एज द पासिंग स्टार मूव्ड अवे द मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस कंटिन्यूड टू रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी कि जो मटेरियल सेपरेट हुआ था वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, सन के रिवॉल्व कर रहा था। वो वार्निंग स्टार चला गया, लेकिन वो जो मटेरियल बचा हुआ है कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, तो उससे क्या हुआ है, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये इनकी थ्योरी थी, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे एक नाम और दिया गया है, इसे दिया गया है भाई प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस बोला गया है, और इसे ही हम क्या बोल देते हैं, इसे ही हम बोल देते हैं बाइनरी थ्योरी। बाइनरी थ्योरी क्यों बोलते हैं ऐसे, क्योंकि यहां पे बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है दो। तो यहां पे दो चीजें इन्वॉल्व थी, एक तो वाइंडिंग स्टार इन्वॉल्व था, एक सन इन्वॉल्व था। तो इस वजह से जो हमारे प्लैनेट फॉर्म हुए हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड बाइनरी थ्योरी। तो याद रखना, एग्जाम में भी आ जाता है।
है ना, और इसे हम प्लैनेटेसिमल थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हम बात करेंगे प्लैनेटेसिमल होता क्या है, इसकी भी हम बात करेंगे। काइंड ऑफ क्या होते हैं, एक प्रोटोटाइप प्लैनेट्स होते हैं जो प्लैनेट्स बनने की फॉर्मेशन में होते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम प्लैनेटेसिमल बोल देते हैं। तो इसकी भी हम बात करने वाले हैं। अच्छा, अब क्या हुआ भाई, यहां पे क्या हुआ, सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हैरोल्ड जेफरी सपोर्टेड दिस एट अ लेटर डेट। बाद में क्या हुआ, जो ये दोनों स्कॉलर्स थे बहुत बड़े, हैरोल्ड और सर जेम्स जीन, इन्होंने इस हाइपोथेसिस को जो है सपोर्ट किया, है ना। सपोर्ट दिस एट द लेटर डेट द आर्गुमेंट कंसिडर्ड ऑफ अ कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन कोएग्जिस्टिंग, दिस आर्गुमेंट कॉल्ड बाइनरी थ्योरी, है ना। तो यहां पे क्या है, बेसिकली यही जो आर्गुमेंट दिए गए थे ना, कि यहां पे सन है और इसका कंपेनियन कौन था, साथ में कौन गया था, स्टार गया था। तो इस थ्योरी को क्या बता दिया, इस थ्योरी को ही बाइनरी थ्योरी बोल दिया, सेम थ्योरी को, है ना। तो ये चलिए, तो आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये हम अर्ली थ्योरीज की बात कर रहे हैं, जो पहले थ्योरीज दी गई हैं। हम जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, जो नई थ्योरीज हैं, वो तो उसमें तो बिग बैंग थ्योरी आएगी। तो अभी हम अर्ली थ्योरीज की बात कर रहे हैं कि हम अर्थ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ था, हम किसके पीछे पड़े हुए थे, हमारा अर्थ और जो अदर प्लैनेट्स हैं इनका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, उसके पीछे हम पड़े हुए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब 1950 में ऑटो स्मिथ जो रशिया के थे और कार्ल वेजिकर, है ना, कार्ल वेजिकर ने जो जर्मनी के थे, इन्होंने क्या बोला, सम व्हाट रिवाइज द नेबुला हाइपोथेसिस। इन्होंने जो नेबुला हाइपोथेसिस था इसे थोड़ा सा रिवाइज किया। इन्होंने क्या बोला, थ्रो डिफरिंग इन द डिटेल। तो इन्होंने इसको थोड़ा सा रिवाइज किया। किसकी बात हो रही है यहां पे नेबुला हाइपोथेसिस की बात हो रही है। दे कंसिडर्ड दैट द सन वाज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम अलोंग विद व्हाट मे बी टर्म्ड एज डस्ट। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई यहां पे सन था, और सन जो था बेसिकली जैसे सन है ये, इसके चारों तरफ क्या था, एक क्लाउड था, जिसे क्या बोला इन्होंने, नेबुला बोला। तो इतनी चीज तो उसमें भी सेम थी, नेबुला हाइपोथेसिस में इतनी चीज तो दोनों में सेम थी। और यहाँ पे जो सन के अराउंड क्या थी, बहुत बड़ी डस्ट थी, डस्ट, है ना, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स थे, जिसमें क्या कंटेंट था, जिसमें भाई हाइड्रोजन और हीलियम था, बस इन्होंने बोला अलोंग विद हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब क्या हुआ भाई, देखो द फ्रिक्शन, अब इन्होंने आगे जो एडिशनल थ्योरी दी, इन्होंने बोला द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। तो इन्होंने एक चीज नई ऐड कर दी, अभी तक यहां तक सेम था कि भाई एक सन है, सन किसके अंदर है भाई, नेबुला के अंदर। नेबुला क्या है, क्लाउड है फुल ऑफ डस्ट। डस्ट कौन सी डस्ट भरी हुई है, तो हीलियम और हाइड्रोजन की डस्ट भरी हुई है, उसके बीच में कहीं ना कहीं सन है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यहां पे थोड़ा सा ऐड कर दिया। इन्होंने बोला कि यहां पे क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके बीच में फ्रिक्शन होने लगता है, और जब ये फ्रिक्शन होता है और ये आपस में टकराते हैं, कॉलिजन होता है, तो इससे क्या होता है, इससे काइंड ऑफ एक डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म होने लगता है ना। डिस्क शेप स्ट्रक्चर कैसा होता है, मान के चलो ये क्या है, ये क्या है, सन है ना। अभी क्या है, मैंने बताया ये नेबुला है, लेकिन काइंड ऑफ क्या होता है, जब कॉलिजन होता है ना, जब आपस में टकराते हैं वो सारे डस्ट पार्टिकल्स, फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ पे काइंड ऑफ क्या होता है, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये काइंड ऑफ फॉर्म हो जाता है, काइंड ऑफ डिस्क स्ट्रक्चर, है ना। जब ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है ना, फिर ये किसकी फॉर्मेशन ले लेता है, फिर ये जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, ये एक के ऊपर एक लेयर बनाने लगते हैं। एक के ऊपर जब एक लेयर बनाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम एक्रीशन बोलते हैं। यानी कि जब जो आपस में डस्ट पार्टिकल्स है ना, ये क्या बना रहे हैं, एक दूसरे से कॉलिजन हो रहा है और फिर एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाते आ रहे हैं, लेयर बनाते आ रहे हैं। इससे क्या हुआ भाई, इससे जो हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे ऑटो स्मिथ की बात करूं मैं और कार्ल वेनाइजर की बात करूं, तो इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने नेबुलर हाइपोथेसिस को थोड़ा सा रिवाइज किया था, इसमें कुछ एडिशनल चीजें डाली थी। कि क्या होता है बेसिकली, जब ये जो फ्रिक्शन होता है और क्या होता है भाई, और यहाँ पे ग्रेविटी से एक दूसरे को अपने आप से खींचते हैं ना, तो यहाँ पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर क्रिएट होता है कॉलिजन से, और फिर क्या होता है भाई बेसिकली, और यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है, इसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनाने लगते हैं, और उससे क्या होता है, उससे जो है प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। बस ये बोल दिया इन्होंने, है ना। चलिए, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हाउएवर scientists in the later period took up the problems of origin of universe rather than that of just the earth or the planet। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहां पे जो बाद में जो थ्योरीज आई हैं, लेटर जब जो थ्योरीज आई हैं, बेसिकली जो स्कॉलर्स ने थ्योरीज दी हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन सारी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि एक काम करो ना यार, तुम अर्थ के पीछे क्यों पड़े हुए हो भाई, अर्थ की फॉर्मेशन तो बहुत बात की चीज है। पहले तुम अगर यूनिवर्स की हमें फॉर्मेशन पता चल जाती है, तो हमें अर्थ की फॉर्मेशन तो अपने आप पता चल जाएगी। अब तक क्या था, अर्ली थ्योरीज में जो है हम लोग अर्थ के या फिर अदर जो प्लैनेट्स है कैसे फॉर्म हुए उसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन अब जो स्कॉलर्स थे ना, इन्होंने बोला एक काम करते हैं, अर्थ को हटाते हैं, अभी हम लोग फोकस करते हैं यूनिवर्स। ये पूरा यूनिवर्स जो है ना, ब्रह्मांड जो है, ये कैसे ऑरिजिनेट हुआ उसकी हम बात करते हैं।
तो हम अब किसकी बात करेंगे? बेसिकली अब हम बात करेंगे कि हमारा जो यूनिवर्स है ये कैसे ओरिजिनेट हुआ। अब जब यूनिवर्स ओरिजिनेट होगा तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हमारे स्टार्स थे और स्टार्स के बाद ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं ये कैसे ओरिजिनेट हुए, है ना। चलिए, आई होप आपको इतनी चीजें तो समझ में आ गई होंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मॉडर्न थ्योरीज की। अब मॉडर्न थ्योरीज की हम बात करें तो मॉडर्न थ्योरीज को हम क्या बोलते हैं भाई? मॉडर्न थ्योरीज में जो है इसमें हम क्या बताते हैं? सबसे पहली चीज है, मॉडर्न थ्योरीज में हम अर्थ के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम इसमें यूनिवर्स के पीछे भाग रहे हैं। पहली चीज हो गई, हम यहाँ पे यूनिवर्स के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर जो आर्गुमेंट है जो आज तक माना जाता है वो क्या है? वो है बिग बैंग थ्योरी। आपने सुना होगा शायद, है ना। एक सिटकॉम भी आता है बिग बैंग थ्योरी, बहुत अच्छा है, वो देख सकते हो। वैसे मैं वही देख रहा हूं अभी आजकल। तो बिग बैंग थ्योरी ये क्या दी जाती है? बेसिकली ये भी एक काइंड ऑफ हाइपोथेसिस दी जाती है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ है। अब बेटा एक बार सोच के देखना कि जो यूनिवर्स है ना, ये अभी हम ये थ्योरीज मान रहे हैं, आज से 50 साल बाद 60 साल बाद मे बी कोई स्कॉलर आएगा, वो अपने कुछ लॉजिक्स दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सही हो गए, ये काइंड ऑफ हाइपोथेसिस है। मे बी सही हो सकते हैं, मे बी सही नहीं हो सकते। अगर सही नहीं है तो आप अपना प्रॉपर लॉजिक दो। अगर आपके पास कोई लॉजिक नहीं है तो सामने वाला जो बात कह रहा है तो उसको मान लो, है ना। तो काइंड ऑफ क्या, ये जो मॉडर्न थ्योरीज हैं सारी क्या हाइपोथेसिस है बेटा। अब ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा वो बात की बात है, उस टाइम कोई था ही नहीं, तो शायद पता नहीं क्या मतलब प्रोसेस हुआ होगा। बस यही है ना कि एक हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हाँ ये ऐसे कुछ चीजें हुई होंगी, इससे जो है यहाँ पे यूनिवर्स क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया बिग बैंग थ्योरी, और इसको हम आज तक मानते हैं, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो ये याद रखना बेटा, है ना, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो आप कहोगे ये क्या चीज है? तो भाई ये कुछ भी नहीं है, बस सेम नाम है दोनों का, है ना, बिग बैंग थ्योरी, और इसे हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। अब एक्सपेंडिंग यूनिवर्स क्यों बोलते हैं तो इसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दोनों सेम ही है, ठीक है। एडविन हबल, अब यार जो एडविन हबल थे, है ना, जिनके ऊपर हबल टेलीस्कोप का नाम रखा गया, एडविन हबल इन 1920 प्रोवाइडेड एविडेंसेस दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। इन्होंने एविडेंसेस दिए। क्या एविडेंसेस दिए? कि हमारा जो यूनिवर्स है ना वो एक्सपेंड कर रहा है, वो बढ़ रहा है हमारा यूनिवर्स, है ना, ये कॉन्टिन्यूअसली जो है बढ़ा जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट थ्रू द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इंक्रीजिंग ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज। तो यहाँ पे सुनो क्या, यहाँ पे साइंटिस्ट जो थे ना क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि भाई ये जो हमारा जो गैलेक्सी है ना, इनके बीच का जो स्पेस है ये बढ़ता जा रहा है। ध्यान देना थोड़ा सा, ये बात की बात है। चलो, जैसे मैं एक प्रैक्टिकल करना, मैं लाया नहीं हूं, मेरे को बलून मिला नहीं है, तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि गैलेक्सीज के बीच का जो स्पेस है ना ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड करता जा रहा है वैसे वैसे जो गैलेक्सीज के बीच का डिफरेंस है ना वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन गैलेक्सीज का साइज जो है वो उतना का उतना ही है। इन्होंने ये बोला गैलेक्सीज का जो साइज है वो उतना का उतना ही है, लेकिन इनके बीच का जो स्पेस है वो कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो ये बात बोली उन्होंने, है ना। इनकी किसकी थ्योरी थी? एडविन हबल की, जो इन्होंने 1920 में दी थी, है ना। इन्होंने एविडेंसेस दिए थे कुछ, है ना। द बिग बैंग थ्योरी, अब इसकी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बिग बैंग थ्योरी की बात कर लेते हैं। सो द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। अब इन्होंने 3 स्टेजेस में बेसिकली डिवाइड किया है कि किन किन स्टेजेस में जो है यहाँ पे यूनिवर्स क्रिएट हुआ। तो इन्होंने क्या बोला? पहली स्टेज क्या थी? इन द बिगिनिंग ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टिनी बॉल। इन्होंने क्या बोला कि भाई जितने भी मैटर्स हैं यूनिवर्स में, है ना, ये सारी क्या है? सारी चीजें क्या है भाई? मैटर्स ही तो है, एटम से बनी हुई है सारी चीजें। तो जितने भी मैटर्स हैं आज के टाइम पे जो हमारी अर्थ फॉर्म हुई है, तो ये सारे जो मैटर्स है ना बेसिकली ये एक टिनी पार्टिकल में थे। एक टिनी पार्टिकल था, एक काइंड ऑफ एक सिंगुलर एटम था, बहुत छोटा एटम, है ना। ये सारी जो है, ये जितनी भी आप बोल सकते हो मैटर्स हैं, ये एक टिनी पार्टिकल में थे, जिसे हमने क्या बोल दिया? सिंगुलर एटम बोल दिया, छोटा सा एटम था, है ना। विद एन अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी। और भाई ये जो टिनी बॉल थी ना, इसमें क्या था भाई? अनइमेजिनेबल, आप बोल सकते हो ये तो काफी मतलब स्मॉल था, बहुत स्मॉल था, अनइमेजिनेबल स्मॉल था, लेकिन इसमें वॉल्यूम बहुत था, स्मॉल वॉल्यूम था, अनइमेजिनेबल जो है स्मॉल था, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा था। और इसके बाद क्या था भाई? इनफाइनाइट टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, और इनफाइनाइट डेंसिटी, बहुत ज्यादा डेंसिटी थी, और बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी थी, बहुत अनलिमिटेड एनर्जी थी। अब सोच के देखो ना, इतना टिनी सा पार्टिकल होगा कोई भी, है ना, टिनी सा एटम होगा, उसने जो है पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। सोच के देखो, हम तो यूनिवर्स में, हम तो कुछ भी नहीं है, लाइक हम तो कुछ भी नहीं है बेटा। हमने तो अभी कहां तक ढूंढा है? अभी तो हमने 1 या 2% भी ढूंढ नहीं निकाला। अभी पूरी यूनिवर्स इतना एक्सपेंड हो रहा है, रोज आए दिन आप देखते हो कि नए नए प्लैनेट्स वगैरह मिलते रहते हैं हमें। तो वो जो प्लैनेट्स वगैरह फॉर्म हुए हैं, कैसे फॉर्म हुए हैं? वो टिनी जो पार्टिकल था, इससे हमारा अर्थ भी फॉर्म हुआ है ना, जिसमें अनलिमिटेड एनर्जी थी, है ना, अनलिमिटेड इसकी डेंसिटी थी, उससे जो है फॉर्म हुए हैं, ठीक है। एट द बिग बैंग द टिनी बॉल, अब हुआ क्या? पहली स्टेज में क्या हुआ? पहली स्टेज मैंने क्या बताया कि भाई एक टिनी बॉल है, ठीक है, इसके अंदर अनलिमिटेड एनर्जी है। दूसरी स्टेज में क्या हुआ? टिनी बॉल जो होती है ना वो एक्सप्लोड कर जाती है ना, जो वो एक्सप्लोड करती है वायलेंटली। दिस लेड टू द ह्यूज एक्सपेंशन। It is now generally accepted that the event of Big Bang took place 13.7 billion years before the present. ये जो इवेंट था, ये जो एक्सप्लोड हुआ टिनी बॉल,
ये आज से कब हुआ था? तो भाई आज से भाई आप बोल सकते हो 13.7 बिलियन ईयर्स, बहुत साल पहले की बात है। आप सोचो भी मत, मतलब वो तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, इतना साल पहले की बात है ये। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जो है ये इवेंट हुआ था। द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। और ये जो एक्सपेंशन है ना, यानी कि हमने बताया ना कि जो हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, वो जो एक्सपेंशन है वो आज भी हो रहा है। मतलब आज भी हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए, देयर वाज अ पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आफ्टर द बैंग, है ना। देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज स्लो डाउन within first 3 minutes from the big bang event the first atom began to form। यानी कि फर्स्ट 3 मिनट्स के बाद क्या होता है, पहला जो एटम था, ये भाई सारी चीजें किससे बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी है ना। तो फर्स्ट 3 मिनट के बाद जो है पहला एटम जो है वो बनना शुरू हो गया होगा, मतलब ऐसी कुछ थ्योरीज बताते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जो होता है कि इससे क्या होता है, ऐसे जो हमारे यूनिवर्स का जो ओरिजिनेशन हुआ है, एक टिनी पार्ट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक टिनी पार्टिकल था, टिनी एटम था, जो बहुत ही छोटा था, अनइमेजिनेबल स्मॉल था, जिसके अंदर पता नहीं कितना वॉल्यूम था और पता नहीं अनलिमिटेड डेंसिटी थी, है ना। इससे क्या, जब ये एक्सप्लोड करता है, इससे क्या होता है भाई, इससे जो हमारा यूनिवर्स क्रिएट होता है। इसे हम क्या बोल देते हैं, बिग बैंग इवेंट बोल देते हैं इसे हम, ठीक है ना। बिग बैंग इवेंट टुक प्लेस कब, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जो है ये जो इवेंट था वो हुआ था, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। फिर क्या हुआ, विद इन 3 लाख, अब यहां पे सुनो, विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, मतलब बिग बैंग होने के 3 लाख साल बाद क्या हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप टू द 4500 केल्विन एंड गेव राइज टू द एटॉमिक मैटर। अब यहां पे क्या हुआ, जब जो टेम्परेचर होता है बेसिकली, है ना, 3 लाख साल बाद क्या होता है, टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। कितना गिर जाता है, तो पहले तो बहुत गर्म होगा, सोचो ना, 4500 केल्विन टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो सोच के देखो कितनी एनर्जी निकली होगी इसके अंदर, है ना। ये केल्विन बेसिकली एक काइंड ऑफ क्या होता है, एक यूनिट होती है टेम्परेचर को नापने की। तो इतना जो है ड्रॉप हो जाता है, और फिर यहां से क्या होता है, यहाँ पे जो एटॉमिक मैटर्स होते हैं ये ऑरिजिनेट होना शुरू हो जाते हैं। और इनसे क्या होता है, इनसे हमारी जो दुनिया है, ये पूरा जो सोलर सिस्टम है, पूरे जो गैलेक्सीज है, ये ऑरिजिनेट होती हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप बताया हमने। पहले क्या था, पहले एक टिनी पार्टिकल था, वो एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोड होने से क्या होता है, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद जो है हमारा यूनिवर्स बनना शुरू हो जाता है ना। उस यूनिवर्स में ही बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, वो बनना शुरू हो जाती हैं, और वो अभी तक जो एक्सपेंड कर रहा है ना। फिर क्या हुआ भाई, 3 लाख साल, मतलब 3 लाख साल बाद बिग बैंग के, उसके बाद यहां पे देखते हैं कि यहां पे टेम्परेचर जो है ये डाउन होना शुरू हो गया। फिर डाउन होने के बाद जो है यहाँ पे एटॉमिक मैटर्स का बर्थ होता है। उसके बाद हमारा ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो अदर प्लैनेट्स हैं, स्टार्स है, इनका फॉर्मेशन जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये देखो ऐसा कुछ सिस्टम था। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये टिनी पार्टिकल है, ये क्या है, बिल्कुल टिनी पार्टिकल है। ये देखो जब ये एक्सपेंड करता है, ये एक्सपेंड हो गया, ये एक्सप्लोड हो गया, ठीक है, एक्सप्लोड हो गया। ये जब ये एक्सप्लोड हो गया तो ये अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया इसने, है ना। ये अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये गैलेक्सीज हैं, ये गैलेक्सीज हैं, ठीक है, ये सारी क्या है, गैलेक्सीज हैं। अब इन गैलेक्सीज ने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। तो ये देखो इनके दूर का जो डिफरेंस है ना, बढ़ता जा रहा है कॉन्टिन्यूअसली, है ना। और आज भी जो है क्या हो रहा है, हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये यूनिवर्स का जो यूनिवर्स एक्सपेंड तो कर रहा है, लेकिन गैलेक्सीज का जो साइज है ना, ये उतना का उतना ही है। इसका कोई क्लेम नहीं है कि बेसिकली ये भी एक्सपेंड करिए, गैलेक्सीज उतनी की उतनी है, लेकिन हमारे उनके बीच का जो डिफरेंस है वो काफी बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे ही हुआ होगा, ये काइंड ऑफ हाइपोथेसिस है, ठीक है। चलिए, इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसे, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, बेसिकली एक्सपेंडिंग थ्योरी बोल देते हैं बेसिकली, है ना। क्या बोल देते हैं इसे हम बोल देते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूअसली एक्सपेंड हो रहा है। तो दोनों सेम ही है, बिग बैंग थ्योरी और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, दोनों ही क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब बात कर लेते हैं। अब हाँ, अब ऐसा नहीं था कि भाई बिग बैंग थ्योरी किसी ने दे दी तो उसका कोई अपोज नहीं करेगा। तो यहां पे एक थ्योरी और आई, है ना। एंड ऑल्टरनेटिव टू दिस वाज होल्स कॉन्सेप्ट। तो होल्स कॉन्सेप्ट में क्या था, इन्होंने क्या बताया, तो इट इज कंसिडर्ड द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इन्होंने बोला कि भाई ये यूनिवर्स जो है ना एक्सपेंड कर रहा है, जो हवल ने बोला ना एक्सपेंड कर रहा है, ये एक्सपेंड नहीं कर रहा। यूनिवर्स का साइज जो है वो सेम है ना। यूनिवर्स का साइज कैसा है, सेम है। तो इन्होंने इससे आप इस फिगर से पहचान सकते हो, इन्होंने क्या बोला, जो भाई इवोल्यूशन था, यानी कि हमारे जो एडविन थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कॉन्टिन्यूसली हमारा जो यूनिवर्स है क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। देखो, है ना, इनके बीच का डिफरेंस जो है ये काफी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो इन्होंने थ्योरी दी दूसरी वाली, अगर मैं होल्स की बात करूं, होल्स की थ्योरी की बात करूं, तो इन्होंने बोला कि हमारा जो यूनिवर्स है ना वो सेम है ना। ये देखो, ये सेम हमारा यूनिवर्स, इसका बीच का जो डिफरेंस है ना ये बड़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो इन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में इनकी थ्योरी जो है गलत प्रूफ हो जाती है। बाद में जो और भी जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है ना, हमें कुछ और चीजें पता चलती हैं, तो इससे प्रूफ हो चुका है कि भाई हमारा जो यूनिवर्स है वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड द एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। अब भाई जो बेसिकली जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, है ना, जो एनर्जी रिलीज हो रही थी ना मैटर्स में से, जो भी एनर्जी, हीलियम,
अलग अलग टाइप की हीलियम, हाइड्रोजन, जो भी गैसेस वगैरह निकल रही थी, तो जो मैटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना, और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन था ना, ये ऐसा नहीं था, सेम था, ये कम ज्यादा था बेसिकली. These initially density differences gave rise to the differences in the gravitational forces and it caused the matters to get brought together. These form the base of development of galaxies. समझ में आ गया? यानी कि हुआ क्या, जो मैटर्स क्रिएट हो रहे थे, जो मैटर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, इनकी जो एनर्जी थी ये एक जैसी नहीं थी, ये नॉट इवन, मतलब एक होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये अनइवन था, किसी को बहुत ज्यादा मिल रही थी, जिसको ज्यादा मिल रही थी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था, है ना, तो जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था वो मैटर्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था. मैंने बताया ना, पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स का गेम है ना, अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो भाई मैटर्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, जिसका ज्यादा था उसने ज्यादा किया, और फिर इनसे क्या होता है, इनसे ही शुरुआत हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज की. गैलेक्सीज की जो है शुरुआत हो जाती है, जो गैलेक्सीज होती है ना, अभी मैं बताऊंगा गैलेक्सीज भी क्या होती है. तो ऐसे क्या होता है धीरे धीरे, जिसका जो बेसिकली क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर रहा था, अपनी तरफ जो है मैटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था बेसिकली, है ना. तो यहां से क्या होता है, यहां से जो है बेसिकली गैलेक्सीज बनना शुरू हो जाती है. ठीक है. अच्छा, अब गैलेक्सीज कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार. अब गैलेक्सीज कुछ भी नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, है ना, एक बैग है उसमें स्टार भर दो, वही गैलेक्सीज हो जाएंगे. तो हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं, है ना, हमारा सोलर सिस्टम है, और हम किस गैलेक्सी में आते हैं, बेसिकली हम मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं. हमारा स्टार कौन सा है, हमारा स्टार सन है ना, हमारा कौन सा स्टार है, हमारा स्टार सन है. सन भी क्या है, एक स्टार है काइंड ऑफ. सबसे पास तो स्टार जो हमारा वो सन ही है, आपको पता होगा, ये तो बेसिक चीजें हैं, है ना. तो ये इसकी बात करूं मैं, तो गैलेक्सीज कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार. गैलेक्सीज आर नथिंग यार बट जस्ट अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, जिसमें स्टार्स भरे होते हैं बहुत सारे. ठीक है. गैलेक्सीज स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन द थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो गैलेक्सीज है, आपने देखा होगा ना कि वो एक गैलेक्सी हमें पता चली है वो हमसे 100 लाइट ईयर्स दूर है, तो हम इन्हें मेजर कैसे करते हैं. तो बेसिकली गैलेक्सीज का जो डिफरेंस होता है ना, ऐसे हम किलोमीटर या मीटर में मेजर नहीं करते, बहुत बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा ये. हम इसे किस में मेजर करते हैं, हम इसे लाइट में मेजर करते हैं. यानी कि इनका डिफरेंस जो है ना, इनका जो गैप है, यानी कि इनकी जो दूरी है, ये बहुत ज्यादा दूर है बेटा, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा दूर है ये. ठीक है. तो इनकी हम बात कर लेते हैं. द डायमीटर ऑफ द इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंजेस फ्रॉम 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स. तो बेसिकली जो गैलेक्सीज की रेंजेस है ना, तो कितने वेरी करते हैं ये, तो 80,000 से 150,000 लाइट ईयर्स दूर हैं एक दूसरे. अब लाइट ईयर्स का मतलब क्या मैं बताऊंगा, अभी सोच भी नहीं सकते आप. मतलब अगर लाइट की स्पीड से आप जा रहे हो तो आपको 80,000 ईयर्स लग जाएंगे. सोच के देखो, लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, लाइट की स्पीड जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है. अभी आप ना, आपका दिमाग चकरा जाएगा. देखना, लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और अगर आप लाइट की स्पीड से जाओगे तो आपको बहुत सारी गैलेक्सी इतनी दूर है कि आपको 80,000 ईयर्स लग जाएंगे, 150,000 ईयर्स लग जाएंगे. तो इतनी दूर है. आपने सुना होगा कि हमें एक नया प्लेनेट मिला है जो हमसे 10 लाइट ईयर्स दूर है. तो उसका मतलब क्या हुआ, 10 लाइट ईयर्स दूर है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लाइट की स्पीड से जाओगे ना, तो आपको 10 साल लग जाएंगे वहां जाने में. अब सोच के देख लो. और लाइट की खुद की स्पीड कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. तो यहां पे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो ये जो गेम है ना, कितना लंबा गेम है ना. हम तो इसके आसपास भी नहीं है कहीं भी, है ना. चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा. ए गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय accumulation of hydrogen gases in the form of very large cloud called nebula. तो nebula के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं. nebula is nothing, just a क्या है, just a cloud, it's just a cloud. तो बेसिकली यहाँ पे जो क्लाउड है, जो किससे भरा हुआ है, एक बहुत बड़ा क्लाउड है ना. ये किससे भरा हुआ है, ये हीलियम और हाइड्रोजन से भरा हुआ है. हीलियम और हाइड्रोजन से भरा हुआ है क्लाउड. तो इन क्लाउड से क्या हुआ है, इन क्लाउड से जो है स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है. तो वही बोल रहा था, गैलेक्सी स्टार्ट फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला. तो बेसिकली ये जो एक्यूमुलेशन था, किसका एक्यूमुलेशन था, हाइड्रोजन का और हीलियम का. इनसे ही जो हमारे स्टार्स क्रिएट हुए हैं. और जो क्लाउड था बेसिकली इसे क्या बोला करते थे, इस क्लाउड को ही हम नेबुला बोलते हैं, है ना, जो हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस से भरा हुआ है. और इनसे ही जो है हमारे स्टार्स की फॉर्मेशन हुई है. सिंपल इज दैट. ठीक है. चलिए, अच्छा यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आई है, देखना. दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज गिविंग ए राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स. समझ में आ गया. जब ये क्या होता है, जब इनकी ये जो क्लम्प्स होते हैं ना, बेसिकली दिस क्लम्प्स, यानी कि जो बेसिकली जो फॉर्मेशन होती है, जो क्लम्प्स है, यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन की क्लम्प्स है, कंटिन्यू टू ग्रो इन द इवन डेंसर गैसियस बॉडीज, है ना. ये समय के साथ साथ जो है क्या हो जाते हैं, और ज्यादा डेंस हो जाते हैं. और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार. द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस समवेयर अराउंड 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो, है ना. अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, हमारी गैलेक्सी फॉर्म हुई थी. और हमारी स्टार्स का फॉर्म हुए, तो हमारी स्टार्स जो है 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुए थे. याद रखना. तो हमारी ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है. अराउंड मोटा मोटा फिगर पूछ लेगा आपसे कि हमारे जो स्टार्स थे कब फॉर्म हुए, तो आज से अराउंड 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो जो हमारे स्टार्स फॉर्म होना शुरू हुए थे. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, लाइट ईयर के बारे में देख लो। तो लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम। तो भाई लाइट ईयर का ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हम लाइट ईयर से ही मेजर करते हैं। हम किलोमीटर या फिर मीटर वगैरह का इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। याद रखना इतनी स्पीड होती है। ये तो आपने बेसिक या 10th तक पढ़ा होगा यार, 10th में तो सबने पढ़ा है। कंसिडरिंग दिस द डिस्टेंस द लाइट विल ट्रेवल इन द वन इन अ लाइट ईयर इज टेकन टू बी द 1 लाइट ईयर। यानी कि इतनी स्पीड से अगर आप जा रहे हो और तो एक साल में लाइट कितना ट्रेवल कर रही है, तो उसे हम लाइट ईयर ले लेते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया 2 लाइट ईयर है, तो 2 साल अगर आप जाओगे लाइट की स्पीड से, तो उतना आपको समय लग जाएगा उस प्लैनेट तक जाने में। दिस इक्वल्स टू द 9.4611 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। ये भाई मतलब चकरा जाएगा, मत जाओ, इसके पीछे मत भागना, ठीक है। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। सो द मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज 14 करोड़ 95 लाख 98,000 किलोमीटर। जो किसकी बात हो रही है, हमारी जो सन और अर्थ की डिस्टेंस है। ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कुछ भी नहीं है। यानी कि जो लाइट है ना, उसे आने में कितना टाइम लगता है, जो सन की लाइट है उसे अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, 8.31 मिनट्स लगते हैं, सिर्फ 8.311 मिनट। सोचो करोड़ों किलोमीटर दूर है सन हमसे, लेकिन फिर भी सिर्फ कितना टाइम लगता है, 8.31 मिनट्स लगते हैं। और कई कई सारे प्लैनेट्स हमारे ऐसे हैं बेटा जो 20 लाइट ईयर, 30 लाइट ईयर, 100 लाइट ईयर्स, 1000 लाइट ईयर्स दूर है हमसे। एक अभी प्लैनेट मिला था जो बताया गया बेटा, आपको जान के हैरानी होगी। जो एक प्लैनेट मिला है हमें, जो हैबिटेबल बताया जा रहा है, लाइक उस पर भी कुछ एलियंस हैं, इंसान वगैरह हो सकते हैं, जैसे हम लोग रह रहे हैं। हम यार अकेले नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम किसी प्लैनेट पर रह रहे हैं और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, हजारों गैलेक्सीज हैं, हम तो मिल्की वे गैलेक्सी में रह रहे हैं, तो ऐसी पता नहीं हजारों गैलेक्सीज में हजारों लोग भी रहते होंगे, है ना। तो एक प्लैनेट मिला था इन्हें, तो वो करीबन 1000 लाइट ईयर्स दूर था। और वो उसकी जो पिक्चर आई थी, जो हबल टेलीस्कोप से निकाली थी, वो काफी लग रही थी, ब्लू प्लैनेट था वो भी, है ना। और वो हमसे बहुत ज्यादा दूर था, हम सोच भी नहीं सकते। सोच को देखो, हम अगर लाइट की स्पीड से जाएंगे तो भी हमें 1000 साल लग जाएंगी, तो हम तो सोच भी नहीं सकते। अभी फिलहाल तो मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि जिससे हम अपनी स्पीड इतनी तेज कर लें कि हम भाई 1 महीने या 2 महीने या फिर 1 साल में भी किसी पास के प्लैनेट पर पहुंच जाए जहां पे इंसान रहते हैं या फिर जहां पे एलियंस रहते हैं, है ना। तो ये सारी जो चीजें काफी मतलब एडवेंचरस लगती हैं। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब बात कर ले, देखो अभी हमने किसकी बात किया, अभी हमने बात किया किसकी, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स की बात कर ली हमने, है ना। फॉर्मेशन ऑफ, हमने अब बात करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की, प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए, ठीक है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम प्लैनेट्स पा रहे हैं, धीरे धीरे हमने क्या किया, हम थोड़ा सा नैरो होते जा रहे हैं, है ना। हमने पहले बहुत बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट उठाया यूनिवर्स का, फिर हमने गैलेक्सीज का कॉन्सेप्ट उठाया, अब हम आ रहे हैं किस पे, प्लैनेट्स पे, ठीक है। चलिए, तो द फॉलोइंग आर द कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। अब यहाँ पे हम यहाँ पे भी 3 स्टेजेस बताएंगे हैं कि भाई हमारा जो प्लैनेट था वो कैसे फॉर्म हुआ, इसकी 3 स्टेजेस बताएंगे, तीनों को ध्यान से सुनना। पहला स्टेज, द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेबुला। तो भाई ये बेसिकली क्या है, स्टार्स इज नथिंग बट जस्ट अ लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेबुला। गैसेस कौन सी होती है, हीलियम और हाइड्रोजन, और भी कई सारी गैसेस होती हैं, बट ये जो फॉर्मेशन, मतलब हीलियम और हाइड्रोजन का जो आप बोल सकते हो क्वांटिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है ना। चलिए, तो यहाँ पे द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेबुला, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लंप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर। तो भाई जैसे हमारे अर्थ की भी कोर होती है ना अंदर, जैसे हमारे अर्थ को भी तीन पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे आपने पढ़ा होगा 6th-7th क्लास में कि लाइक जो सबसे ऊपर वाली पार्ट होता है उसे क्रस्ट बोलते हैं, फिर दूसरा जो पार्ट लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, एंड जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कोर बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही बोला है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लंप्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर। तो भाई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ना इन लंप्स के बीच में, मैंने बोला इनमें क्या भरा हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल्स वगैरह भरे हुए हैं। तो जब ये क्या कर रहे थे, कॉलिजन हो रहा था इनका, ये आपस में क्या कर रहे थे, लाइक सर्कुलेट कर रहे थे, घूमते जा रहे थे, और इनके बीच में फोर्सेस लगता जा रहा था। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो है कोर, काइंड ऑफ कोर डेवलप हो जाती है ना। तो सन की भी कोर है, यहाँ पे सन की कोर की बात हो रही है, सन भी एक स्टार है ना। तो देखो, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैसेस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैसेस कोर। तो भाई अब क्या होता है, जब ये गैसेस कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करती रहती हैं आपस में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, काइंड ऑफ एक कोर बन जाती है, ठीक है। और कोर के आसपास क्या होता है, काइंड ऑफ एक डिस्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है, डिस्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है, और वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। कौन सा वाला, याद करो, एक डिस्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है और एक्रीशन वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है। समझ में आया? देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद नेबुला। स्टार्स क्या है, बेसिकली काइंड ऑफ लम्प्स ऑफ गैसेस है, नेबुला उसमें नेबुला, जिसे हम नेबुला बोल देते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उस लम्प में, यानी कि इसमें जो हीलियम गैसेस वगैरह भरी हुई हैं, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है,
एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसका मास ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो इससे क्या होता है, इससे होता ही है फॉर्मेशन ऑफ कोर, कोर डेवलप हो जाती है ना, फॉर्मेशन ऑफ कोर। तो कोर टू द गैसेस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैसेस। और वो जो गैसेस कोर होती है ना, उसके अराउंड क्या होता है, काइंड ऑफ डिस्क सेफ स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो डेवलप हो जाता है। उसमें क्या भरा होता है, उसमें बहुत सारा डस्ट और वही सारे जो मटेरियल होता है वो भरा होता है। अब उनसे क्या होता है, उनसे जो हमारे जो प्लैनेट्स है वो बनने लगते हैं। तो आप देखना पहली स्टेज हो गई है ना, डिस्क शेप स्ट्रक्चर बन गया है और यहाँ पे कोर डेवलप जो है, कोर डेवलप हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब जो कोर है ना, ये आगे चल के क्या होगा, ये कोर जो है आगे चल के क्या बन जाएगी, हमारा सन बन जाएगा, है ना, एक सन बन जाएगा हमारा। इन द नेक्स्ट स्टेज, दूसरी स्टेज में क्या होता है, द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस। अब जो गैस क्लाउड होता है बेसिकली, ये क्या होना शुरू हो जाते हैं, ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, गेटिंग कंडेंस्ड एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू द स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहां पे क्या होता है बेसिकली, यहां पे जो गैस क्लाउड्स होते हैं बेसिकली ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं एंड द मैटर, जो इनके आसपास मैटर होता है ना, वो क्या करना शुरू हो जाता है, ये राउंड, मतलब ये राउंड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सुन रहे हो ना यहाँ पे, देखो, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू द स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। अब क्या होता है, दीज स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेंशन डेवलप इनटू द व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो स्मॉल स्मॉल काइंड ऑफ क्या होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, है ना, जो किससे क्रिएट हुए होते हैं, जो गैस क्लाउड से क्रिएट हुए होते हैं, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है, इससे क्रिएट हुए होते हैं, कोर डेवलप हो जाती है। कोर के अराउंड क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इनसे क्या होता है, अब इनसे वही प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो मटेरियल जो होता है इसकी ज्यादा डेंसिटी होती है, वो अपने पास क्या खींचता है, वो दूसरे मटेरियल्स को खींचता है। तो उससे क्या होता है, काइंड ऑफ यहाँ पे जो है ये, इसे क्या बोला गया, इसे प्लैनेटेसिमल बोला गया। प्लैनेटेसिमल क्या होता है, जो बेसिकली एक आप बोल सकते हो जो प्रोटोटाइप प्लैनेट्स होते हैं ना, प्रोटोटाइप प्लैनेट्स मतलब प्लैनेट्स बनने की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। प्लैनेटेसिमल का मतलब क्या है, प्लैनेट बनने की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। मैंने क्या बोला, देखो एक कोर है ना, कोर ये रही हमारी, कोर बन गई है। अब इसके आसपास क्या है, इसके आसपास काइंड ऑफ डिस्क शेप स्ट्रक्चर में जो मटेरियल है ये रिवॉल्व कर रहा है। अब क्या होता है भाई, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये मटेरियल जो है एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाता है, जिसकी ज्यादा डेंसिटी होती है वो अपने पास खींच लेता है। तो ये काइंड ऑफ क्या हो जाता है, राउंड ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। जब ये राउंड ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, फिर क्या होता है भाई, इनकी खुद की भी ग्रेविटी होती है, तो ये आपस में घूम घूम के जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो अपने पास मटेरियल को खींचता है। और इससे क्या होता है भाई, इससे जो प्रोसेस बनता है ना, इससे हम क्या बोल देते हैं, ऐसे हम बोल देते हैं प्लैनेटेसिमल। तो काइंड ऑफ क्या हो गया, यहाँ पे एक प्लैनेट बनने की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम प्लैनेटेसिमल बोल देते हैं, है ना। तो यहां पे फिर से पढ़ो, दीज स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेंशन डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड। तो यहां पे कोहेंशन का मतलब क्या हो गया, यहां पे कोहेंशन मतलब ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, खींच रहे हैं अपने आप को, और जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो अपने आप को खींच रहा है। ठीक है, इससे क्या होंगे, इससे ही आगे चल के जो है यहाँ पे हमारे जो 8-9 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाय द कॉलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। समझ में आया, जो लार्ज बॉडीज थी, मतलब लार्ज बॉडीज होंगी, इसका मतलब क्या होगा, उनके पास ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो जो लार्ज बॉडीज थी ये क्या करती है, कॉलिजन फॉर्म करती हैं एक दूसरे को, जो छोटे छोटे मैटर्स होते हैं इनके पास में, छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, इन्हें अपने पास अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि इनके पास क्या था, इनके पास ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स था। इससे क्या होता है भाई, इनसे जो आप बोल सकते हो बाद में हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो क्रिएट होते हैं। तो प्लैनेटेसिमल आर द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज। जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, है ना। फिर बाद में क्या होता है, इन्हीं बॉडीज से जो है हमारा प्लैनेट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो प्लैनेटेसिमल इज नथिंग बट जस्ट अ काइंड ऑफ प्रोटोटाइप प्लैनेट। प्रोटो प्लैनेट होते हैं, प्रोटो मतलब जो बस बनने की फॉर्मेशन में है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर था ये शुरू हो जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, इन द फाइनल स्टेज दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल एक्रीड टू फॉर्म अ फ्यूअर लार्ज बॉडी इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। समझ में आ गया। तो बाद में क्या होता है, ये जो बड़े बड़े लार्ज नंबर ऑफ क्या हो जाते हैं, ये प्लैनेटेसिमल क्रिएट जो हो जाते हैं ना, स्मॉल स्मॉल, बाद में क्या होता है, ये एक्रीशन की प्रोसेस यानी कि लेयर्स बनानी शुरू कर देते हैं, और इनसे क्या होता है, इनसे ही जो है प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने क्या बताया, आप तीनों को ना थोड़ा सा फिर से हम कंक्लूड कर देते हैं। क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्या था भाई, सबसे पहले हमारा एक पहला जो स्टेज क्या था हमारा, एक हमारा क्लाउड था, नेबुला क्लाउड था। ठीक है, उसमें क्या था भाई उसमें गैसेस भरी हुई थी, हीलियम की गैसेस थी, हाइड्रोजन की गैसेस थी, इसे हमने नेबुला बोल दिया। अब क्या था इनमें भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स था। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है बेसिकली, ये जो लम्स होते हैं बेसिकली ये एक कोर फॉर्मेट कर लेते हैं, कोर फॉर्म कर लेते हैं, ये कोर बाद में सन बन जाएगा, है ना। जब कोर फॉर्म कर लेते हैं, इसके अराउंड क्या होता है, बहुत सारे जो डस्ट होती है वो घूमती रहती है। थोड़ा विजुलाइजेशन का गेम है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। जब कोई चीज घूम रही है, क्या क्रिएट हो रहा है, उसमें फोर्स क्रिएट हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, तो उससे कोर क्रिएट हो गई, और बचा हुआ जो मटेरियल था उसके आसपास अराउंड करने लगता है, डिस्क साइब स्ट्रक्चर जो बनाने लगता है। डिस्क साइब स्ट्रक्चर क्यों बनाने लगता है, क्योंकि ये जो कोर है ना, कोर का भी तो खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, कोर का खुद का भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे काइंड ऑफ डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो जाता है। जब ये फॉर्म हो जाता है तो उसमें भी क्या होती है, इसमें भी डस्ट भरी होती है। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में बेसिकली यहां पे प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, इससे प्लैनेटेसिमल
का जो प्रोसेस होता है, बेसिकली छोटे छोटे जो स्मॉल राउंडेड मटेरियल्स होते हैं वो क्रिएट होने लगते हैं। कैसे क्रिएट होते हैं? तो मैंने बताया भाई, कोई मटेरियल होते हैं आपस में कॉलिजन हो रहा होता है, कॉलिजन का प्रोसेस होता है बेसिकली, है ना, जो जिसके पास ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो जो लार्ज बॉडीज होती हैं ये अपने पास जो है छोटे छोटे क्या क्रिएट कर लेती हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल जो प्लैनेट्स होते हैं, प्रोटोटाइप प्लैनेट्स होते हैं, वो क्रिएट कर लेती हैं। और जब बाद में क्या होता है, बाद में जो एक्रीशन की प्रोसेस होती है, जो लेयर बनाने वाली प्रोसेस होती है, इससे क्या होता है, इससे हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्रोसेस कहां से शुरू हो गई थी? तो प्लैनेटेसिमल से, यानी कि जो प्रोटोटाइप प्लैनेट बने, फिर इनसे क्या बनते हैं, इसमें जो एक्रीशन का प्रोसेस होता है, ये आपस में टकराते हैं और जिसकी ज्यादा ग्रेविटी होती है वो अपने पास खींच लेता है, इससे जो है हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। बस दैट्स इट, यही है। ठीक है, पूरा विजुअलाइजेशन का गेम है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं भाई आज सोलर सिस्टम के बारे में। हमारा सोलर सिस्टम, अब हमारा सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो आज सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारी सोलर सिस्टम की, ये तो आपको पता होगा। हम थोड़ा नैरो हो रहे हैं ना, ठीक है, पहले ब्रॉडर से नैरो की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने बड़ी चीजें सीखी, अब हम छोटी की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा कनेक्ट करते रहना, ठीक है। देखो, अ प्लैनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। 8 planets आपको पता होगा। The nebula from which our solar system is supposed to have been formed started its collapse and core formation sometimes 5 to 5.6 billion years ago, and the planets were formed around 4.6 billion years ago। तो यहाँ पे याद करना, ये जो प्रोसेस हुआ होगा, यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम बना होगा, ये प्रोसेस कब हुआ होगा? तो 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, तो नेबुला फ्रॉम विच आर सोलर, को जो नेबुला, देखो नेबुला से सोलर सिस्टम बना है ना हमारा। नेबुला क्या था बेसिकली, मैंने क्या बताया था आपको, नेबुला बेसिकली क्लाउड है जिसमें बहुत सारी डस्ट भरी हुई है। तो हमारा जो नेबुला था, जिससे हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी थी, उसके अंदर नेबुला होगा हमारा, जिससे हमारा सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि द नेबुला फ्रॉम विच आर सोलर सिस्टम इज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड, जो हमारा सोलर सिस्टम जिससे फॉर्म हुआ है, हमारे जो नेबुला थी हमारी, उससे हमारा क्या हुआ है, सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ है। तो ये कब हुआ होगा? तो अराउंड 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ होगा। और फिर इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कब हुआ होगा? तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे प्लैनेट्स जो होंगे ये कब फॉर्म हुए होंगे? तो 5 to आप बोल सकते हो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। और जो हमारा सोलर सिस्टम है कब बना होगा? तो 5.5 से 5.6 बिलियन ईयर्स के बीच में बना होगा। तो इतनी सारी जो चीजें वो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, our solar system consists of the sun, ये तो पता है आपको, sun, 8 planets, 63 moons, millions of small bodies like asteroid and comets and huge quantity of dust grains and gases। तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें मौजूद है ना। तो हमारा सोलर सिस्टम बना कैसे? तो भाई नेबुला से बना है। नेबुला बता दिया मैंने। नेबुला क्या भाई? एक काइंड ऑफ डस्ट है, अंदर डस्ट भरी हुई है, उसके अंदर कोर क्रिएट हो गई। तो कोर को हमने क्या बोल दिया? तो जो कोर क्रिएट हुई थी उसे हमने सन बोल दिया, है ना। ध्यान दो यार, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान दो। हमने क्या बोला कि भाई कोर क्रिएट हो जाती है जब ये प्रोसेस होने लगता है, कॉलिजन वगैरह होता है, तो उससे क्या होता है भाई, ये आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे अंदर कोर क्रिएट हो जाती है। ये कोर क्या है आज के टाइम पे? ये कोर सन है, कोर ही तो सन है। बाकी ये जो बेसिकली बाकी जो बचे हुए जो मटेरियल था, जिसने डिस्क साइज स्ट्रक्चर बना लिया था, इनसे क्या होता है, इनसे बाकी के जो 8 प्लैनेट है वो फॉर्म होते हैं। तो वही तो स्ट्रक्चर चल रहा है। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का गेम है, कुछ नहीं है बस, है ना। तो हमारे अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो उसमें 8 प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स है। 63 मून्स कैसे हैं सर? हमारे पृथ्वी पे तो एक ही मून है, लेकिन भाई हमारे पृथ्वी पे एक मून है ना, बाकी की जो अदर जो प्लैनेट्स है लाइक जुपिटर, वीनस वगैरह, इनके अपने अपने मून है। तो टोटल कितने मून है? 63 मून्स है ना। मिलियंस ऑफ स्मॉल बॉडीज है। तो भाई स्मॉल बॉडीज भी होती हैं, बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड वगैरह हो गया, एस्ट्रॉइड कभी कभी गिर भी जाता है हमारे अर्थ पे, है ना। एस्ट्रॉइड हो गया, कॉमेट्स वगैरह हो गए, इन सब की जो ह्यूज बॉडीज है वो हमारे सोलर सिस्टम में है। और उसके अलावा क्या है, बहुत सारे डस्ट ग्रेन्स भी हैं हमारे, और गैसेस वगैरह अभी भी भरी हुई हैं, मतलब जो हीलियम हाइड्रोजन गैसेस हैं वो अभी भी है हमारे सोलर सिस्टम में, है ना। तो इन सबसे मिलकर क्या बना है, हमारा सोलर सिस्टम बना है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा आप देख सकते हो, ये है ना, ये हमारा सन है। तो हमारा सन कुछ भी नहीं है, क्या है भाई, ये एक कोर है। याद करो, कोर, हमारी जो कोर थी ना, इससे क्या बना है, इससे बाद में सन बन गया। और बाकी ये जो हमारे जो मटेरियल का एक्रीशन हो रहा था, जो प्रोसेस एक्रीशन जो हुआ है, उससे जो है ये सारे हमारे प्लैनेट्स बने हुए हैं। अच्छा, ये पीछे दिख रहा है ना प्लूटो, तो आज के टाइम पे याद रखना ये वाला जो है हमारा प्लैनेट नहीं है। तो ये क्यों नहीं है ये भी मैं बताऊंगा अभी, क्यों नहीं है प्लूटो आपका प्लैनेट। लेकिन हाँ, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट जो है अभी भी हैं, और इन्हें प्लैनेट्स मानते हैं। तो ये ऐसे फॉर्म हुए होंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा, है ना। ये मरकरी हमारा ये जो सबसे पहला प्लैनेट है, जो सब मून के सबसे पास जो है। फिर वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं, है ना। ये भी किसके, ये काइंड ऑफ, ये भी आप बोल सकते हो काइंड ऑफ प्रोटो प्लैनेट है ये भी, है ना। ये बनने की फॉर्मेशन में, ये जुपिटर हो गया, सैटर्न, फिर तो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, ऑल्टरनेटिवली द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। तो यहाँ पे याद रखना, ये वाला जो प्लैनेट्स है ना, बेसिकली ये जो फर्स्ट 4 की हम बात करें, थोड़ा सा मैं रेस करता हूं। ये जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये कैसे प्लैनेट्स हैं? तो भाई इन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मीनिंग अर्थ लाइक एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मटेरियल। तो भाई इन स्टार्टिंग के 4 को हम क्या बोलते हैं?
तो हमें नहीं बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो काइंड ऑफ अर्थ जैसा है, मतलब अर्थ इज मेड अप ऑफ व्हाट, तो अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। तो भाई ये जो प्लैनेट्स है ना ये भी रॉक से बने हुए हैं अर्थ के अलावा। तो अर्थ, मार्स, वीनस, मरकरी, भाई मार्स पे तो हम जा भी रहे हैं, 2030 तक इंसान पहुंच जाएंगे मार्स पे, जो उनका प्लान चल रहा है स्पेस एक्स का, इलोन मस्क ने चलाया हुआ है। तो उनके अकॉर्डिंग जो है 2030 तक जो है हम मार्स तक पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली स्टार्टिंग के जो 4 जो प्लैनेट्स हैं इन्हें हम क्या बोल देते हैं? टेरेस्ट्रियल बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है? लाइक अर्थ लाइक स्ट्रक्चर, ये अर्थ की तरह है, विच इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। ठीक है, चलिए द रेस्ट ऑफ द 4 और कॉल्ड जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट। अब बेसिकली जो लास्ट के 4 है ना, कौन से 4? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हें हम क्या बोल देते हैं? इन्हें हम गैसियस प्लैनेट बोल देते हैं, या फिर आप इन्हें हम जोवियन प्लैनेट बोल देते हैं। बहुत ही बड़े प्लैनेट है एक तो, है ना। और ये किससे बने हुए हैं? ये किसी रॉक से या मेटल से नहीं बने हुए, ये भाई गैसेस से बने हुए हैं। तो आपको ये दिख रहा है ना पूरा, ये जुपिटर इतना बड़ा, तो भाई ये क्या है भाई? इट्स अ क्लाउड, गैसेस क्लाउड है, गैस से बना हुआ है। ये पूरा क्या दिख रहा है आपको? ये सारी गैसेस हैं। तो इनकेस अगर आपको जुपिटर पे कोई डालेगा ना तो आप कहीं लैंड नहीं करोगे, आप बस अंदर ही घुसते चले जाओगे, कहीं लैंड नहीं करोगे आप, क्योंकि ये किससे बने हुए हैं? ये गैसेस से बने हुए हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। एस्टेरॉयड के बाद वाले तक के जो 4 है ना, ये क्या है? ये भाई जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट है। ठीक है ना। जोवियन मींस क्या होता है? जोवियन मींस जुपिटर लाइक, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है ना सबका, वो कैसा है? इन सबका स्ट्रक्चर जो है जुपिटर लाइक है ना। तो इसे हमने क्या बोल दिया? इसे हमने जोवियन बोल दिया। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर मोस्टली ऑफ द हीलियम एंड गैसेस। तो भैया यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो ज्यादातर जो प्लैनेट्स हैं, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, वो क्या, इनका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से जो है बहुत बड़ा है ना। तो आप देख सकते हो ये सारे बड़े हैं हमारे, ये 4 देखो कितने छोटे छोटे से हैं। और इसका भी कोई ना कोई रीजन रहा होगा कि भैया 4 शुरुआत के इतने छोटे क्यों हैं और ये इतने बड़े क्यों हैं। सबके पीछे का कोई ना कोई रीजन होता है। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है ना। चलिए अब देखो, टिल रिसेंटली, हाँ यहाँ पे थोड़ा प्लूटो की बात कर लेते हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ प्लेनेट। तो भाई यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 2006 तक क्या था? हम प्लूटो को भी है एक प्लेनेट मानते थे, लेकिन 2006 के बाद ऐसा क्या हुआ कि भाई प्लूटो के साथ बहुत बुरा हुआ, है ना। हाउएवर इन द मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इनकी एक मीटिंग हुई बेसिकली, अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड इन द डिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट। तो बेसिकली इसे क्या कर दिया? इसे जो हमने डॉर्फ प्लैनेट कंसीडर कर दिया कि क्या ये डॉर्फ का मतलब क्या होता है? बोना, छोटा बहुत। डॉर्फ प्लैनेट इसे बोल देगा। क्यों बोल देगा? क्योंकि भाई ये जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है ना प्लैनेट बनने की, ये उन रिक्वायरमेंट्स को जो है पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमें बाद में जो है प्लूटो जैसे ही कई सारे स्ट्रक्चर मिले, तो ऐसे सबको थोड़ा हम प्लैनेट मान लेंगे। तो हमने प्लूटो को भी हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ये काइंड ऑफ ये क्राइटेरिया जो था ना प्लैनेट होने का, ये मीट नहीं कर रहा था, तो इस वजह से जो हमने इसे हटा दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्वेश्चन आता है, बहुत ही मेन क्वेश्चन है। सो व्हाई आर द इनर प्लैनेट्स रॉकी व्हाइल अदर आर द मोस्टली इन गैसियस फॉर्म। तो भैया यहां पे क्वेश्चन आया कि जितने बड़े बड़े प्लैनेट दिख रहे हैं ना आपको, जोवियल प्लैनेट, ये गैसियस फॉर्म में क्यों है? और जो स्टार्टिंग के जो इनर प्लैनेट है ना, हम इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम इनर प्लैनेट भी बोलते हैं, याद रखना, इनर प्लैनेट। और इसके जो बाहर है इसे हम क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट। तो जो इनर प्लैनेट है ये रॉकी फॉर्म में क्यों है? और या फिर आप ये बोल दो कि जो आउटर प्लैनेट है ये गैसियस फॉर्म में क्यों है, ये रॉकी फॉर्म में क्यों नहीं है? तो इसके पीछे का कोई ना कोई रीजन होगा, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट कैन बी एट्रीब्यूट टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो भाई यहाँ पे जो डिफरेंस है ना टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में, या फिर आप बोल सकते हो इनर प्लैनेट में, और जो आउटर प्लैनेट में, जिसे हम जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं, इनमें डिफरेंस क्यों है इन प्लैनेट्स में, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। सो दैट पहला क्या है? देखो, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ parent star where it was too warm to gases to condense to solid particles। तो सुनो यहाँ पे होता क्या है? बेसिकली हम बात करें स्टार्टिंग के चार जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ये क्यों है? बेसिकली ये हम आप बोल सकते हो ये क्यों गैसियस फॉर्म में नहीं है? तो क्योंकि एक सन के बहुत पास है। तो यहां पे वही लिखा है, फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ पेरेंट स्टार वेयर इट वाज टू वार्म फॉर गैसेस टू, यहां पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो यहां पे गैसेस जो है ना कंडेंस नहीं कर पाती हैं, है ना, टू सॉलिड पार्टिकल। यहां पे जो क्या होता है बेसिकली गैस वेयर इट टू वार्म टू गैसेस टू कंडेंस टू द सॉलिड पार्टिकल, यहां पे काफी वार्म है, काफी गर्म है, तो यहां पे काफी इजी हुआ किसके लिए भाई? जो पार्टिकल थे उन्हें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। जोवियन प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड एट द क्वाइट डिस्टेंस लोकेशन। अब आप देख सकते हो जो जोवियन प्लैनेट है ना, ये कितनी दूर है, ये कितनी दूर है। अब होता है ना ये सन के बहुत पास है, तो ये काफी यहां पे गर्म होगा, और ये क्या है, ये भाई बहुत दूर है, तो इनके लिए क्या हुआ? इनके लिए भाई कंडेंस करना आसान नहीं था भाई, है ना, तो ये कंडेंस नहीं कर पाए। तो आज भी कैसे भाई? आज भी जो है ये गैसेस फॉर्म में ही है। समझ में आ गया? आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। तो वही लिखा है, जोवियन प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड एट अ क्वाइट डिस्टेंस लोकेशन। द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर द सन। तो यहाँ पे होता क्या, एक सोलर विंड होती है ना, जो जैसे होता है ना सन अपनी गर्मी छोड़ता है, तो आप ऑब्वियस सी बात है सोलर विंड जो होगी तो यहाँ पे अच्छे से आएगी,
जो स्टार्टिंग जो प्लैनेट्स हैं, 4 के प्लैनेट्स जो हैं, इनमें अच्छे से आएगी सोलर विंड, और जो दूर के प्लैनेट्स हैं यहाँ पे सोलर विंड कम जाएगी थोड़ी सी। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो भी ऊपर का जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, जो भी हीलियम हाइड्रोजन गैसेज हैं, ये क्या हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम बात करें इन्हीं की, तो इनमें क्या होगा, इनमें नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सन की जो सन विंड्स हैं वो ठीक से नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये प्लैनेट्स जो है बहुत दूर है एज कंपेयर टू दीस 4 प्लैनेट्स। ठीक है, चलिए, तो वही लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्लोज विग्निटी है, किसकी भाई, किसकी विग्निटी है, तो है सन बहुत पास में है। तो बाकी के 4 जो प्लैनेट्स हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जो है सन अच्छे से यहाँ पे क्या करता है भाई, इनके बहुत सन के पास है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बेसिकली गैसेस होती हैं, इनके लिए टू वार्म हो जाता है कंडेंस करना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे वो सॉलिड फॉर्म में, कंडेंस टू सॉलिड फॉर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जोविन प्लैनेट की, तो ये इनके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से दूर है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा ये है कि भाई सोलर विंड जो होती है स्टार्टिंग में क्या कर लेती है, जितनी भी गैसेस होती है ना ब्लू ऑफ कर देती है। यानी कि जो भी ऊपर गैसेस होती हैं स्टार्स की, जो हमारे प्लैनेट्स थे, स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स थे, उनकी जो गैसेस हैं सारी उड़ा देती हैं। लेकिन हमारे जो बाद के प्लैनेट्स थे, जोविन प्लैनेट्स थे, उनके केस में ऐसा नहीं हो पाता है। और क्या भाई, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भाई जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे ना, ये क्या थे, बहुत छोटे थे, है ना। तो ये छोटे थे, तो इनकी जो ग्रेविटी है ना, उन गैसेस को होल्ड करके नहीं रख पाई। वही मैं बात करूं किसकी, जुपिटर की, या फिर अदर जो प्लैनेट्स हैं, जो ये प्लैनेट्स, ये काफी बड़े थे साइज में, तो इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनका काफी बड़ा था। तो ये क्या कर पाए, ये अभी भी अपनी गैसेस को होल्ड करके रखे हुए हैं। और लेकिन टेरेस्ट्रियल के केस में ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही छोटे प्लैनेट थे। तो जो छोटे प्लैनेट होंगे, उनकी ऑब्वियस सी बात है, उनकी जो ग्रेविटी होगी वो भी बहुत कम होगी। तो इस वजह से जो है ये होल्ड करके नहीं रख पाए। तो इस वजह से क्या है, आज भी क्या बने हुए हैं, एक गैसियस प्लैनेट जो है बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी बेसिकली, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मून के बारे में कि सर ये मून कैसे आया। अब ये बता दो, देखो ठीक है, आपने अर्थ के बारे में बता दिया, सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में बता दिया। अब ये बता दो मून कैसे आया, हमारा मून कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो मून की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो है स्टोरी है। अगर मून के बारे में बात करूं, सुधा देखो, मून क्या है, हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है ना। मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होती है, जो हमारे अर्थ के चक्कर लगा रही है, वो सैटेलाइट बोल देते हैं हम, है ना। मैन मेड सैटेलाइट्स भी होती हैं, ठीक है। तो वो जो इंसान बना के भेजते हैं, वो भी हमारे अर्थ के चक्कर लगाती रहती हैं। और एक क्या होता है भाई, एक नेचुरल सैटेलाइट है। हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है, हम क्या बोलते हैं, मून बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक थ्योरी दी गई थी, एक हाइपोथेसिस थी कि मून कैसा आया। तो 1838 में 1838 में जो सर जॉर्ज डार्विन थे, है ना, एक चार्ल्स डार्विन भी थे, इनके शायद ये पिताजी थे शायद, है ना। वो जो चार्ल्स डार्विन थे, वो शायद इनके पिताजी थे, है ना। तो जॉर्ज डार्विन सजेस्टेड दैट द इनिशियली द अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। तो भैया इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक अलग ही थ्योरी थी। इन्होंने बोला कि पहले अर्थ और मून एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी थी। मतलब मून जो निकला है ना, वो अर्थ में से निकला है। कैसे, देखो यहाँ पे, ये देखो, इन्होंने बोला ये वाला स्ट्रक्चर, है ना, कि क्या हुआ यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से ये जो एक अर्थ में से एक अलग बॉडी निकलने लगती है ना। और ये बॉडी अलग होगी, क्या होता है यहाँ पे यही बॉडी जो होती है वो क्या बन जाती है, मून बन जाती है। इन्होंने बोल दिया, यानी कि जो अर्थ है हमारा और सन है हमारा, पहले अर्थ और सन एक ही हुआ करते थे, और जो मून है बेसिकली, अर्थ और सन नहीं, सॉरी, मून की बात कर रहा हूं मैं, अर्थ और मून पहले एक ही हुआ करते थे, और अर्थ में से जो है मून निकला है। देखो यहाँ पे, द होल मास बिकम अ डम्बेल शेप बॉडी। तो जितना भी मास था अर्थ का, क्या बन जाता है, एक डम्बेल शेप बॉडी बन जाता है। डम्बल, देखो डम्बल शेप, डम्बल होता है ना, डम्बल जिसे आप उठाते हो, डम्बल शेप बॉडी बन जाता है ना। एंड इवेंचुअली इट ब्रोक, और एट द एंड क्या होता है, वो ब्रोक हो जाता है। इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फॉर्मिंग द मून वॉज सेपरेटेड फ्रॉम वॉट वी हैव एट प्रेजेंट डिप्रेशन ऑक्यूपाइड बाय द पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है, यहां से जो एक बॉडी है ये अलग हो गई, है ना, पहले डम्बेल शेप स्ट्रक्चर बना, एंड देन ये बॉडी अलग होकर मून बन जाती है अर्थ में से। लेकिन यहाँ पे जो ये बॉडी अलग हुई होगी यहाँ से, तो वहां पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया, वो बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होगा। तो ऐसा बोला जाता था, ऐसा बोलते थे कि वहीं पे आज के टाइम पे क्या है, तो वहीं पे आज के टाइम पे पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशन से ही आप बोल सकते हो मून निकला है हमारा। तो ऐसे कुछ पहले थ्योरीज दी थी, लेकिन ये जो थ्योरीज थी इसे गलत बताया गया, है ना, बाद में जो है इसे बिल्कुल गलत बताया गया, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, हाउएवर द प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट ईदर ऑफ द एक्सप्लेनेशन। तो जो प्रेजेंट साइंटिस्ट है ना, उन्होंने इस एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल नकार दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। इट इज नाउ जनरली बिलीव्ड दैट द फॉर्मेशन ऑफ मून एज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज एन आउटकम ऑफ जायंट इंपैक्ट और व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द बिग स्प्लैट। तो भाई यहाँ पे जो एक नई थ्योरी थी, वो क्या थी, जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या थ्योरी दी, इन्होंने थ्योरी जिसे दी, इसे क्या बोला गया, इसे बोला गया द बिग स्प्लैट। द बिग स्प्लैट क्या था, ये एक थ्योरी थी बेसिकली। क्या थ्योरी थी, तो इन्होंने बोला कि अ बॉडी साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3 times द दैट ऑफ मास कोलाइड इनटू द अर्थ समटाइम शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म। तो इन्होंने बोला कि एक जो मास है ना हमारा, जो जो हमारा मंगल ग्रह है, उतनी बड़ी बॉडी या फिर उससे 3 गुना ज्यादा बड़ी अर्थ से टकराती है,
है ना। जब अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद ये प्रोसेस होता है, ये जो इवेंट होता है अर्थ के बनने के बाद होता है। पहले अर्थ बन जाती है और फिर क्या होता है, एक कोई भी बहुत बड़ी बॉडी आती है जो कि मार्स या फिर मार्स से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी, वो अर्थ से टकराती है, ठीक है। सो इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ। और क्या होता है, जब टकराती है तो क्या होगा भाई, तोड़फोड़ हो गया भाई। जब एक्सीडेंट होता है कार्स का तो तोड़फोड़ होती है, तो भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लास्ट कर जाती है तो अर्थ भी ब्लास्ट हो जाता है। अर्थ का बहुत सारा जो मोस्टली हिस्सा जो होता है ना, वो ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। दिस पोर्शन ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल देन continued to orbit the earth and they eventually formed into the present moon about 4.444 बिलियन ईयर्स ago। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पार्ट निकलता है, जो पार्ट टूट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है। फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाती है, ग्रेविटेशनल वाली एक्रीशन वाली प्रोसेस शुरू हो जाती है। वो मटेरियल एक दूसरे को खींचते हैं, इससे क्या हो जाता है, इससे ही हमारा मून क्रिएट हो जाता है ना। तो ये थ्योरी जो है इट मेक सेंस, मतलब आपने अगर वो थ्योरी देखी होगी जो डार्विन जी ने दी है ना, तो इसमें कोई सेंस नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे बेल शेप स्ट्रक्चर बन सकता है ना, इसमें कोई सेंस नहीं है। लेकिन इस थ्योरी में थोड़ा सेंस लग रहा है कि कोई एक बहुत बड़ी बॉडी आई होगी, ये देखो है ना, पूरा इससे बताया गया, कोई बहुत बड़ी बॉडी आई होगी, टकराई होगी इससे, फिर क्या हुआ होगा, देखो यहाँ पे ये ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट का मटेरियल क्या हो रहा है, ये अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है ना। इससे क्या हुआ भाई, ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाती है, एक्रीशन वाली, डिस्क स्ट्रक्चर बन जाता है, वही प्रोसेस शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है भाई, इससे ही हमारा जो है आज के टाइम पे ऐसा मून दिखता है आपको, है ना। तो ये बताइए, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बिग स्प्लैट थ्योरी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, डू यू नो दैट द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वाज अ बैरन। अच्छा अब बात कर लेते हैं अर्थ की, हम अपने प्यारे से अर्थ की बात कर लेते हैं कि भैया अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। फॉर्मेशन की तो बात कर ली हमने, इवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्थ का बदला कैसे भाई। स्टार्टिंग में अर्थ आज से करोड़ों साल पहले भी ऐसा था जैसा आज है, तो बिल्कुल नहीं भाई। हमारा अर्थ किसका हिस्सा था भाई, ये तो स्टार का हिस्सा था ना, एक उबलता हुआ प्लैनेट था ये तो, है ना। तो कैसे इवोल्यूशन शुरू हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं, आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें अब, ठीक है ना। चलिए, तो डू यू नो दैट द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वाज अ बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विद अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड द हीलियम। तो जैसे आज के टाइम पे देखते हो ना, सन का जो है, सन में क्या है, सन इज फुल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो पहले जो हमारा अर्थ हुआ करता था, काइंड ऑफ क्या था, बैरन था, खाली था, बिल्कुल रॉकी था और बहुत ज्यादा गर्म था, है ना। और ज्यादातर क्या कंटेंट था हमारे अर्थ में, हाइड्रोजन और हीलियम था, ऑक्सीजन जैसी चीज थी नहीं। आज के टाइम पे 21% ऑक्सीजन है हमारे अर्थ पे, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना, ऑक्सीजन थी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। सो दिस इज फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ। मतलब ये जो पिक्चर देखते हो ना जब अर्थ की, ये तो मतलब बहुत दूर की बात है, ऐसा तो था ही नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब कैसे ऐसे फॉर्म हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो उसमें पढ़ने वाले हैं। Hence, there must have been some event, तो भाई ऑब्वियसली बात इवेंट्स रहेंगे, प्रोसेस which may have caused this change from the rocky barren and hot earth to beautiful planet with a ample amount of water and conducive atmosphere favoring the existing life। मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोसेस रही होगी कि जिससे आज जो एक बैरन रॉकी है, एक प्लैनेट था जो हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस से भरा हुआ था, जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया एक हैबिटेबल प्लैनेट में, जिसमें एक जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसकी जो है प्रोसेस हम देखने वाले हैं। सो द अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो भाई अर्थ का कैसा स्ट्रक्चर है, पहले लोग कहते थे अर्थ खोखली है, अर्थ के अंदर कुछ भी नहीं है, अर्थ का स्ट्रक्चर एक जैसा है। लेकिन हम जो अर्थ की बात करें ना, अर्थ का भी स्ट्रक्चर कैसा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अर्थ के ऊपर कई सारी लेयर्स हैं। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। यानी कि आप किसकी बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है इसकी। अब ध्यान से देखो, ये आपने ये स्ट्रक्चर जो है आपने देखा होगा क्लास 6-7 में भी, देखो 6 में भी देखा होगा आपने, है ना। द इंटीरियर ऑफ द एक चैप्टर था आपका, अभी भी चैप्टर है, क्लास 7 में भी एक चैप्टर था। तो इसमें क्या बोला गया था कि अर्थ का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है हम क्या बोलते हैं, हम क्रस्ट बोलते हैं, है ना। अंदर वाला हिस्सा क्या होता है, जो मिडिल वाला हिस्सा होता है मेंटल बोलते हैं, जिसके भी 2 पार्ट होते हैं, अपर मेंटल लोअर मेंटल। अंदर वाला हिस्सा क्या होता है, हम कोर बोलते हैं, इसका आउटर कोर इनर कोर बोलते हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर जो है एक लेयर्ड में डिवाइड है अर्थ हमारी। कोई भी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ना यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, है ना। द एटमॉस्फेरिक मैटर्स हैज द लीस्ट डेंसिटी ऑफ, हाँ। और ये जो बेसिकली आप अर्थ देखते हो ना, अर्थ के ऊपर भी क्या है, एटमॉस्फेयर है भाई। हम किसकी चारों तरफ घूम रहे हैं, हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स हैं। और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे कम डेंस होती है। और जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो वैसे वैसे जो मटेरियल होगा वो ज्यादा डेंस होता दिखाई देगा, बहुत ज्यादा। क्यों, तभी तो होता है ना, देखो जो हल्का मटेरियल है वो ऊपर रह गया, जो भारी मटेरियल है वो अंदर है। तो जैसे कोर की मैं बात करूं, कोर के अंदर क्या होता है, कोर के अंदर कोर इज फुल ऑफ निकल एंड आयरन। और अगर मैं बात करूं भैया हमारी क्रस्ट की, तो क्रस्ट में क्या हो रहा है, जो हल्का एलिमेंट है, जो जैसे मैग्नीशियम हो गया, है ना। मैग्नीशियम क्या है, बहुत हल्का है। तो जो हल्के हल्के एलिमेंट्स है वो ऊपर मिलेंगे आपको क्रस्ट के। और जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे तो उतनी ही ज्यादा डेंसिटी जो है बढ़ती नजर दिखाई देगी आपको। जैसे हम कोर की बात करें, कोर इज फुल ऑफ क्या, आयरन एंड निकल। तो निकल काफी डेंस होता है ना, निकल जो होता है काफी डेंस होता है। आयरन भी काफी, आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ना। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि हमारा सन की जो लेयर्स है ना, काइंड ऑफ वेरी करती हैं, एक जैसी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। और जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, अर्थ की जो डेंसिटी है ना वो बढ़ती जाएगी। अर्थ के अंदर जो मटेरियल मिलेगा उसकी डेंसिटी जो होगी वो बढ़ती जाएगी। सिंपल इज दैट, है ना।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर है, यानी कि लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? लिथोस्फीयर बेसिकली जो हमारे क्रस्ट वाला पोर्शन है, यानी कि जिसमें हम इंसान रह रहे हैं, और जो अपर मेंटल वाला पोर्शन है, उसको मिला के क्या बनाते हैं? इसको मिला के हम बना लेते हैं लिथोस्फीयर, है ना। तो लिथोस्फीयर का भी मतलब यहाँ पे बस यही समझो, जहां पे जो ऊपर वाली परत है ना हमारी अर्थ की, जहां पे इंसान रह रहे हैं, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? सो द अर्थ वाज मोस्टली इन अ वॉलेटाइल स्टेट। वॉलेटाइल मतलब बहुत ही बेकार स्टेट में थी। वॉलेटाइल का मतलब जान लो, जो लाइक आज की जो स्टेट है ना, उससे बिल्कुल ऑपोजिट, रहने लायक नहीं थी, इनहैबिटेबल थी अर्थ उस टाइम, है ना। वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्राइमोडियल स्टेजेस। प्राइमोडियल का मतलब क्या है? करोड़ों साल पहले, ठीक है। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज। तो हुआ क्या भाई? ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, जब जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती गई, द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज। तो भाई जो अंदर का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज होता गया। तो डेंसिटी, मैंने बताया ना कि भाई आज के टाइम पे अंदर कोर में चले जाओगे, कोर बहुत ज्यादा गर्म है अंदर। जैसे आप, मैं कोर की बात करूं तो कोर में क्या भरा हुआ है भाई? लावा वावा भरा हुआ है भाई, है ना। बिल्कुल, मैं आउटर कोर की बात करूं, उसमें लावा भरा हुआ है। इनर कोर इज फुल ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, आयरन एंड निकल। तो अर्थ के अंदर, आज अर्थ के अंदर आप चले जाओगे ना, तो अर्थ के अंदर अभी भी गर्मी है भाई, है ना। वो जो लावा निकलता है ना, तो अभी भी भरा हुआ है अर्थ के अंदर, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड द स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो हुआ था क्या भाई? जो अर्थ का जो मटेरियल होता है ना अंदर, अर्थ के अंदर की बात हो रही है, ये सेपरेट होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो मटेरियल ज्यादा डेंस होगा वो अंदर जाने लगता है, जो ज्यादा हल्का होगा वो ऊपर आने लगता है ना। अब क्या हुआ? दिस अलाउ हेवियर मटेरियल लाइक आयरन और निकल टू सिंक टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द लाइटर वन टू मूव टुवर्ड द सरफेस। तो इससे होता है, जब ये सेपरेट होना शुरू हो जाता है ना, जब भारी चीज आप डालोगे तो जल्दी डूबेगी यार वो, है ना। तो भारी चीज क्या जा रही है? अंदर जा रही है। हल्की चीज क्या हो रही है? ऊपर आ रही है। तो जो लाइक लाइट मटेरियल था वो सरफेस पे आने लगता है। तो यही प्रोसेस है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मैंने टाइम बीतता जाता है, क्या हो जाता है? कूल विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस्ड इनटू अ स्मॉलर साइज। अब हुआ क्या? जैसे टाइम के साथ साथ क्या, वो ठंडी हो जाती है। होता है ना, जब आपको गुस्सा आता है स्टार्टिंग में तो बहुत तेज गुस्सा आता है, फिर थोड़ा सा विद द टाइम क्या होता है? गुस्सा ठंडा ठंडा होता चला जाता है। तो अर्थ के साथ भी वही हुआ। स्टार्टिंग में बहुत गर्म थी, है ना, फिर विद द टाइम क्या हुआ? ये धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। जैसे होता है ना कि आप कुछ खाना पका रहे हो, रोटी बनी, तो रोटी बहुत गर्म होती है ना स्टार्टिंग में, फिर क्या होता है? 5-6 मिनट 10 मिनट बाद ठंडी हो जाती है वो। दाल बाटी जो होती है ना, दाल बाटी, उसे आप फोड़ते हो तो अंदर बहुत गर्म होती है, ऊपर ठंडी हो जाती है वो। तो ऐसे ही आप थोड़ी देर रखे रहोगे 15-20 मिनट तक, वो पूरी ठंडी हो जाएगी। तो अर्थ के साथ भी ऐसा हुआ। विद द टाइम क्या होता है? ये कूल हो जाती है, सॉलिफाइड हो जाती है ना, और कंडेंस इनटू अ स्मॉल साइज। दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट, है ना। तो फिर बाद में क्या होता है? यही जो है क्रस्ट के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं, जिसमें हम इंसान रह रहे हैं। हम क्रस्ट पे ही तो रहते हैं ना, ऊपर जो आउटर पोर्शन है बिल्कुल। अब एक आपका चैप्टर और है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अगला चैप्टर है ना, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द जाइंट इंपैक्ट द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप। तो मैं ध्यान करो, अभी मैंने बताया था आपको कि अभी मैंने बताया था, अभी जब क्या हुआ था? जब मून का फॉर्मेशन हुआ था, जब हमारी अर्थ बन चुकी थी, उसके बाद क्या हुआ था? एक जाइंट प्लैनेट टकराया था हमारे आके। तो उससे क्या हुआ था? उससे मून का फॉर्मेशन हुआ था। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। It is through the process of differentiating that the earth forming the material got separated into different layers. तो उससे क्या होता है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे जब ये फॉर्मेशन हो रहा था ना, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट separated into different layers starting from the surface to the central part. We have layers like crust, mantle, outer core and inner core. तो होता क्या बेसिकली? जब ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ना, जब टकराता है किससे? अर्थ से, तो फिर से वो प्रोसेस शुरू हो जाती है। फिर से जो मटेरियल होता है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है ना। उससे क्या होता है? फिर से जो अर्थ होती है ना, हीटेड अप हो जाती है। मैंने क्या बताया? अर्थ फॉर्म हो गई है, सब कुछ सही चल रहा है, तो अचानक से एक बहुत सी बड़ी बॉडी होती है, अर्थ से टकराती है आके। फिर क्या होता है? अर्थ फिर से गर्म हो जाता है, और फिर से जो वही प्रोसेस होता है ना डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन मतलब जो मटेरियल है वो सेपरेट होने लगता है, वो होना शुरू हो जाता है ना। और फाइनली क्या होता है? हमारी जो क्रस्ट होती है वो बनके तैयार हो जाती है। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? हम एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं और हाइड्रोस्फीयर की बात कर लेते हैं। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे क्रिएट हुआ, और जो हाइड्रोस्फीयर है यानी कि जो पानी है वो कैसे आया। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी। सो द प्रेजेंट कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन ऑक्सीजन। यानी कि आज के टाइम पे अगर देखते हो तो लगभग आप बोल सकते हो 20% क्या है? 20% 20 से 21% जो है ऑक्सीजन है। बाकी आप बोल सकते हो बाकी का ज्यादातर जो पार्ट है वो नाइट्रोजन का है, और बाकी 3 से 4% जो है अदर गैसेस है ना। लेकिन आज से करोड़ों साल पहले ऐसा था नहीं था। हीलियम गैसेस थी, और हीलियम गैस थी, और हीलियम और हाइड्रोजन गैस थी, है ना। वो तो था ही नहीं भाई, ऑक्सीजन कहां थी हमारे पास। देयर आर 3 स्टेजेस इन विच द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। तो भाई आज का जो एटमॉस्फेयर देखते हो ना, इसकी 3 स्टेजेस बताई जाती है कि कैसे जो बना है आज का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे बना है ना। द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर। तो भाई क्या है भाई? पहली स्टेज क्या है? कैसे जो हमारा प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर है ये कैसे लॉस हुआ। So the early atmosphere with hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of solar wind. तो भाई क्या हुआ भाई? ये जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी बेसिकली, ये टाइम के साथ साथ क्या हो गई?
ये टाइम के साथ साथ क्या हो गई, ये भाई स्ट्रिप्ड ऑफ हो गई, यानी कि ये लेयर्स चली गई। किससे? तो सोलार विंड से। सोलार विंड का मतलब बताया था ना मैंने, सोलार विंड जो सन की जो लाइक जो विंड्स आ रही है, सन की जो गर्मी आ रही है, उससे क्या होता है, ये वॉश आउट हो जाती है, ये जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी। पहली स्टेज में ये हुआ, ठीक है। इन सेकंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमोस्फियर। तो होता क्या, जो इंटीरियर जो होता है ना अर्थ का, उसमें क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्या हो रहा होता है भाई, टाइम टू टाइम जो है ज्वालामुखी फट रहे होते हैं, लावा निकल रहा होता है, तो उससे जो है बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही होती है अर्थ के अंदर से। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डीगैसिंग की प्रोसेस हो रही होती है। होता है ना, खाना गर्म होता है, उसके अंदर से गैस जो होती है निकलती रहती है, धीरे धीरे निकलती रहती है। बाटी जो होती है ना, बाटी ऊपर ठंडी हो जाती है लेकिन अंदर गर्म होती है। लेकिन फिर क्या होता है भाई, जब आप उसे फोड़ते हो तो अंदर से बहुत गर्मी निकलती है ना, एकदम धुआं निकलता है। जैसे उपले जो होते हैं, उपले आपने देखे होंगे, आपने देखा होगा उपले जब बिल्कुल गर्म हो जाते हैं तो ऊपर की लेयर उनकी ठंडी हो जाती है, ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, लेकिन अंदर क्या होता है, अंदर उनकी आग सुलग रही होती है। तो वैसे यहाँ पे डीगैसिंग की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब होता यह है कि जो अंदर से हॉट इंटीरियर होता है ना, ये बाहर अपनी गैसेस को छोड़ने लगता है, अपनी गैसेस को जो है बाहर निकालने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, फाइनली द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काइंड ऑफ जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, अब ये मत कहना फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं क्या लेते हैं भाई, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फूड लेते हैं, सन की जो रोशनी होती है उससे क्या लेते हैं, उससे अपने लिए फूड बनाते हैं। तो काइंड ऑफ वो प्रोसेस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, इससे क्या होता है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है ये मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूटेड टू द वाटर वेपर एंड गैस। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वाटर वेपर कैसा आया, वाटर वेपर है ना। तो आपने सुना होगा ना कंडेंसेशन का प्रोसेस जो होता है, आपने सुना होगा ना वो जो प्रोसेस है, बचपन में सुना होगा यार, कि जो पानी होता है वो भाप बन के ऊपर चला जाता है, वेपर बन के, फिर पूरा पर्सिफिकेशन होता है, बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा था, है ना, कॉन्टिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूट टू द वाटर वेपर एंड गैसेस। तो भाई जो कॉन्टिन्यूसली जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था ना, इससे क्या हो रहा था, इससे वाटर वेपर क्रिएट हो रहे थे और अदर गैसेस जो थी फॉर्म हो रही थी। एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज्ड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड। और भाई क्या होता है, जैसे जैसे हमारा अर्थ कूल होता रहता है तो जो वाटर वेपर होता है ना, वो क्या कर देता है, वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, रिलीज्ड स्टार्टिंग गेटिंग कंडेंस होना शुरू हो जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिसॉल्व इन द रेन वाटर। और जो भाई जब बारिश होती है तो भाई जो क्या होता है, जब आपने देखा होगा ना कि जब बारिश ज्यादा होती है पॉल्यूशन कम हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ना, बेसिकली क्या हो जाती है, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज्ड कॉजिंग द मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स, है ना। तो टेम्परेचर क्या होता है, जब बारिश होती है तो टेम्परेचर और डिक्रीज हो जाता है, फिर इससे क्या होता है, और ज्यादा कंडेंसेशन होता है और ज्यादा रेन होती है। सो द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द सरफेस गॉट द कलेक्टेड इन द डिप्रेशन टू गिव द राइज ऑफ ओशन। तो भैया आज के टाइम पे जो आप ओशन देखते हो ना, तो भाई बारिश हो रही है तो बड़े बड़े डिप्रेशन थे उस टाइम पे अर्थ में क्या थे, बहुत बड़े बड़े डिप्रेशन थे, गड्ढे थे बहुत बड़े बड़े। तो जो बारिश का पानी उन गड्ढों में गिरा है ना, उनसे क्या फॉर्मेशन हुआ है, उनसे ही जो है आप बोल सकते हो आज के जो आपके ओशन दिखते हैं ना, इनसे ही जो है फॉर्म हुए हैं, ठीक है। चलिए, the earth oceans were formed within 500 million years from the formation of the earth. This tells us that the ocean are old as 4000 million years ago. तो आप बोल सकते हो जो हमारे जो अर्थ के ओशंस है ना, वो आप बोल सकते हो 500 मिलियन ईयर्स ago जो है फॉर्म होना शुरू हुए थे और 4000 मिलियन ईयर्स पुराने हैं ये, है ना। Sometimes around 3800 million years ago the life began to evolve. However, around 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स अगो बिफोर द प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गॉट इवॉल्व। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि बेसिकली जो लाइफ फॉर्म हुई थी ना, ये कब शुरू हुई थी, तो 3800 मिलियन ईयर्स पहले जो है यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ जो है यहाँ पे शुरू हो गई थी, है ना। लाइफ कैसे शुरू हुई थी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी यहाँ पे ब्रीफ में नहीं बताया मैंने, मेरे को बस थोड़ा सा बता दिया यहाँ पे। लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओशन बिगन टू हैव द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एल्गाई था, एक बेसिकली एल्गाई काइंड ऑफ एक प्लांट होता है समुद्र के अंदर, है ना। तो इसने क्या शुरू कर दिया था, जो बेसिकली क्या करता था, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता था और क्या छोड़ता था, बेसिकली ये ऑक्सीजन को रिलीज करता था। तो आप बोल सकते हो कि भैया असली जो ऑक्सीजन मिल रही है ना हमें, कहां से मिली है, ये ओशन से ही मिली है ना। किसके थ्रू मिली है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो आप बोल सकते हो जो ओशन थे ना, इनमें जो एल्गाई वगैरह जो प्लांट्स है ना, ये डेवलप होने शुरू हो गए थे। अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन से, अलग अलग जो केमिकल कॉम्पोजिशन हुए ना, अलग अलग रिएक्शंस वगैरह हुए, इनसे जो है ये बनने शुरू हो गए थे। अब जब इनसे बनने शुरू हो गए तो इन्होंने क्या किया, ये क्या करते थे, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिलीज करते थे। तो आप बोल सकते हो बेसिकली, है ना, तो ऑक्सीजन यहां से ही रिलीज होनी शुरू हुई है। किस प्रोसेस से, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। इवेंचुअली ओशन वर सैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन एंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन बिगन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर। तो भाई आज से ऑक्सीजन कब डिस्कवर हुई है, तो आज से 2000 मिलियन ईयर्स अगो जो है यहाँ पे ऑक्सीजन डिस्कवर हुई है,
ठीक है, चलिए अब यहां पे ऑरिजिन ऑफ लाइफ देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो लास्ट फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेट टू द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। इट इज अनडाउटेडली क्लियर दैट द इनिशियली द अर्थ और इवन द एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ, है ना। तो स्टार्टिंग में आपको पता है कि जो ये अर्थ का टेम्परेचर था, एटमोस्फियर था, वो रहने लायक नहीं था। मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर्स टू द ऑरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने बताया ना क्या हुआ, पहले सबसे पहले ये केमिकल रिएक्शन कहां होना शुरू हुआ था, समुद्र के अंदर। तो हम बोलते हैं भाई आज के टाइम पे आप देखते हो ना जलीय जीवन, है ना, तो कहीं ना कहीं हम इंसान भी समुद्र से ही आए हैं। सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म हुई थी वो समुद्र के अंदर ही हुई थी। एल्गाई वगैरह जो हैं ये केमिकल रिएक्शन से बनते हैं और यही क्या करते हैं, यही बेसिकली ऑक्सीजन बनाना शुरू करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सूरज से रोज अपने लिए खाना बनाते हैं, उससे ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इतना बड़ा जो लेवल था ना कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये तो बारिश से वॉश आउट हो गया था, बचा कुचा जो है इन एल्गाई ने एब्जॉर्ब कर लिया था बेसिकली, है ना। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये तो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो केमिकल रिएक्शन विच फर्स्ट जनरेट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड असेंबल्ड देम। तो होता क्या भाई, जब ये रिएक्शन हुआ केमिकल रिएक्शन, इनसे क्या होता है, इनसे जो कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये असेंबल्ड होना शुरू हो जाते हैं, है ना। इससे क्या होता है, इससे जो है आगे चल के आप बोल सकते हो लाइफ क्रिएट होती है। द असेंबलेज वाज सच दैट दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्फ कन्वर्टिंग इनएमिनेट मैटर्स इनटू द लिविंग सब्सटेंस। तो भाई इन्होंने क्या किया, ये जो असेंबलेंस था ना बेसिकली, ये अपने आप को डुप्लीकेट भी कर सकते थे, एक के दो, दो के चार, चार के पांच, है ना। और इन्होंने एक काइंड ऑफ एक लिविंग सब्सटेंस को जो है जन्म दिया। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टिंग ऑन द प्लेनेट इन डिफरेंट पीरियड्स इज फाउंड इन द रॉक इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। तो भाई हमें फॉसिल्स पे एल्गाई वगैरह देखने को मिलते हैं बेसिकली। तो हमें पता चलता है जो फॉसिल्स है बेसिकली, जो कार्बन डेटिंग टेक्निक होती है ना, इससे हम पता लगाते हैं कितने साल पुराना जो है ये काइंड ऑफ ये फॉसिल है। तो इससे हमें पता चलता है कि लाइफ जो है कैसे फॉर्म हुई होगी, है ना। काइंड ऑफ क्या हुआ था, केमिकल रिएक्शन हुआ था, डुप्लीकेट जो केमिकल रिएक्शन हुआ, इससे क्या होता है, अलग अलग सब्सटेंसेस जो अपने आप को डुप्लीकेट करने लगते हैं, है ना। और वही जो है बाद में क्या बन जाते हैं, लिविंग सब्सटेंसेस बन जाते हैं, और इनसे ही जो है बाद में अलग अलग जो लाइफ होती है वो क्रिएट होती है ना। तो द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गाई, है ना। ब्लू एल्गाई ये आज भी पाई जाती है समुद्र में, हैव बीन फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस मच ओल्डर देन सम 3000 मिलियन ईयर्स अगो। तो भाई ये जो एल्गाई है ना, इसका जो फॉसिल मिला है कितना पुराना था, 3000 मिलियन ईयर्स अगो था, मतलब 3000 मिलियन साल पुराना था इनका। इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द बिगन टू इवॉल्व समटाइम्स 3800 मिलियन ईयर्स अगो। तो हम बोल सकते हैं हमारी जो लाइफ थी कब से इवॉल्व होना शुरू हुई है, तो 3800 मिलियन ईयर्स अगो तब जो है इवॉल्व होना शुरू हुई है। आई होप आपको इतना जो पूरा जो मैंने बताया अभी तक वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप बोल सकते हो जो एल्गाई थी ना, एल्गाई कहाँ पे थी भाई, समुद्र के अंदर थी, ओशन के अंदर थी। इसने क्या करना शुरू किया होगा, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रही है, तो भाई ये सब कैसे शुरू हुआ होगा, तो ऐसे ही जो है शुरू हुआ होगा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि भैया हमारी जो लाइफ थी ना ये ओशन से ही शुरू हुई है ना, पानी से ही शुरू हुई है। तो इसी के साथ क्या हुआ, इसके साथ जो है ये चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आपको ये जो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आई होप ये एक एक चीज जो है आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।